अंशिका के कत्ल वाले रोज आप बजाज से मिलने गए थे। क्यों गए थे? कोई खास वजह नहीं थी, बस मैं अंशिका का मूड भांपना चाहता था, जिसका मौका मुझे नहीं मिला, क्योंकि उस मुलाकात के दौरान वो सामने आई ही नहीं। कहकर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह आगे बोला, मेरे ख्याल से अंशिका की हत्या के बारे में तुम्हें सुमित सब्रवाल से बात करनी चाहिए। दोनों का तगड़ा फेर चल रहा था, इसलिए हो सकता है कि किसी वजह से उसने बजाज की बीवी को मार डाला हो। हाँ, ये भी एक संभावना है, मैं बेमन से बोला, क्योंकि असल में उससे पूछने का कोई नया सवाल सूझ ही नहीं रहा था। और अनुष्का का कत्ल अगर सुमित ने किया है तो पक्का बजाज की जान भी उसी के लिए होगी। अब वह साफ साफ टाइम पास करना जान पड़ा अब वह साफ साफ टाइम पास करता जान पड़ा। क्यों कर रहा था? तभी मेरा ध्यान पेट्रोल कार के सायरन की तरफ गया, जो कि अब बहुत करीब से आती महसूस होने लगी थी। वहीं कहीं वह कमीना गार्ड्स से पुलिस को कॉल करने के लिए तो नहीं कह आया था। अपना वह ख्याल मुझे जच गया, और मैं क्योंकि इस वक्त थाने के चक्कर लगाने मूड में नहीं था, इसलिए गाड़ी स्टार्ट करके वहां से तुरंत आगे को दौड़ा दिया। अरे अरे, कहाँ कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? वो बौखलाए से बोला। बस देखते जाइए जनाब। गाड़ी रोको। नहीं रोकूंगा, आप बेशक गेट खोलकर बाहर छलांग लगा दीजिए। साले पागल ले गया। हाँ, वह तो मैं बराबर हूँ। अपहरण के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। नहीं भिजवा सकते, क्योंकि उससे पहले मैं आपको हवालात के दर्शन करा चुका हूँ। पुलिस को बहुत खुशी होगी दोहरे मर्डर दोहरे मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार करके। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हो सकता है। मैं कहता हूँ अभी अभी के अभी गाड़ी रोक दे, वरना क्या करेंगे? मस्त वो बोला। जवाब ये सोच कर दीजिए कि मेरी स्पीड इस वक्त 50 की, और छलांग लगा के तो जान से हाथ धो बैठेंगे। उसके बाद तेरा क्या होगा? जो होगा वो देखने के लिए अब जिंदा ही नहीं होंगे। सुनकर वह बुरी तरह समझ आया, मगर इस बार कुछ कहने की कोशिश नहीं की। तभी सायरन बजाते पुलिस की एक इनोवा हमारे बगल से गुजरी, तो मुझे इस बात का और भी यकीन आ गया कि उसने गार्ड्स को पुलिस बुलाने के लिए ही कहा था। फिर मैंने गाड़ी रोक दी। इसके रुकते रुकते ही इसके रुकते के साथ में वो यूं ही कूदा, जैसे मैं सच में उसे अगवा करके लिए जा रहा था। तुम पछताओगे? उसने पैसेंजर विंडो के पास झुककर बोला। अगर सच में कुछ ऐसा होने वाला है तो जनाब, तो गाड़ी में वापस बैठ जाइए, वरना मुझे पछताते हुए कैसे देख पाएंगे। जवाब में उसने एक जोर जोर की लात कार पर जमाई, फिर मुड़कर पैदल अपने घर की तरफ चल पड़ा, जिसकी वहां से दूरी कम से कम 500 मीटर तो यकीनन रही होगी, जबकि होने को अधिक भी हो सकती थी। अगर सावधानीवश मैं रात को अपने फ्लैट पर गुजारने की बजाय कहीं और बिताने का फैसला किया, क्योंकि नहीं चाहता था कि पुलिस के साथ वहां धमके और मेरी नींद खलड़ डाले। वैसे कोई जगह पूरी राजधानी में बस एक ही थी, जहाँ दिन हो या रात मेरा हर वक्त स्वागत था। वह था वह था मेरे एडवोकेट नीलम तनवर का घर। मैंने उधर को ही ड्राइव करना शुरू कर दिया। रास्ते पर बस एक ही ख्याल मेरे जहन में दस्तक देता रहा। क्या कातिल अवसरदास पुजारी ही था? जवाब देना जवाब को इतना मुश्किल भी नहीं था। वह शिक्षक पर दिल रखता था, बजाज से बदला लेने का ख्वाहिशमंद था, हट्टा कट्टा था, इसलिए मुझे कंधे पर उठाकर हॉल से पहले मंजिल तक आना जाना भी कर सकता था। और सबसे बड़ी बात यह कि अंशिका के कत्ल के वक्त वह उसी इलाके में मौजूद था। आगे की रात में मैंने नीलम के घर गुजारी, जहाँ सोना तो क्या हुआ, उल्टा केस को लेकर हम इतने लंबे डिस्कशन में बिजी हो गए कि कब सुबह के 5 बज गए पता ही नहीं चला। कुछ फायदा भी हुआ, जैसे कि अब हम दोनों ही कातिल को लेकर एकमत हो चुके थे। ये अलग बात थी कि हत्या का मोटिव अभी भी हमारी समझ से परे था। सच पूछिए तो उसका कोई सिर पाँव ही समझ में नहीं आ रहा था, मगर जब कातिल का अंदाज़ा लग चुका हो तो उसने जो किया वह क्यों किया पता लगा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जा सकती थी। आगे कहाँ नींद के हवाले होना मुझे मंजूर नहीं हुआ, इसलिए उससे विदा लेकर अपने फ्लैट पर पहुंचा और पूरे कपड़ों में बिस्तर पर फैल गया, जिसके बाद नींद के हवाले होने में 10 मिनट भी शायद ही लगे होंगे। चौथा दिन। सुबह मेरी आँख खुली तो पाया कि 11 बज चुके थे। मैं तब भी नहीं उठा होता अगर कोई जोर जोर से मेरे फ्लैट का दरवाजा न बड़बड़ा रहा होता। आंखें थीं कि मुंदी जा रही थी, मगर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी था, इसलिए बेमन से होकर मैं दरवाजे तक पहुंचा, जिसे
खोलने के साथ ही मेरी निगाह लेडी सिंघम पर पड़ी, जो फुल वर्दी में मेरे सामने खड़ी थी। वह खूबसूरत तो वैसी भला की थी, मगर पुलिस की वर्दी में तो कयामत ढाकर रख देती थी। उस पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखों के सामने जो दूसरा चेहरा आता था वो सोनम कपूर का था। दोनों का लुक काफ़ी करीब करीब एक ही जैसा था। चेहरे की बनावट में भी काफ़ी समानताएं थी। इतनी सुबह उसका मेरे फ्लैट पर आ धमकना यकीनन मुसीबत का सिग्नल था। बावजूद इसके मैं कुछ क्षण एकटक उसे निहारता रहा। और उसके पीछे देखा तो दो सिपाही भी दिखाई गए, मगर चंवरवा नहीं था, जो कि मेरे लिए अच्छी बात तो नहीं ही मानी जा सकती। मिस्टर गोखले, अगर आप मुझे गिरफ्तार करने आए तो प्लीज़ 10 मिनट का और मौका दीजिए, ताकि मैं अपना हुलिया सुधार सकूं। बल्कि पहले ही बता दिया होता कि आप यहाँ पहुँचे नहीं तो खूबसूरत लड़के के सामने खड़े हो सकने लायक बना भी चुका होता खुद को। आप शायद भूल रहे हैं कि खूबसूरत लड़के इंस्पेक्टर गर्मदेश पांडे है, इसलिए नींद से बाहर निकलिए गोले साहब, क्योंकि आपको गिरफ्तार करने ही आई हूँ। बेशक कर लीजिएगा, लेकिन 10 मिनट की मनवार तो आप कबूल ही कर सकती हैं। ठीक ही कीजिए जो करना, मगर एन 11वें मिनट में आपको वापस गेट पर देखना चाहती हूँ मैं। इतनी भी क्या बेरुखी मैडम, आराम से भीतर बैठिए। कहिए तो आपके लिए चाय भी बना देता हूँ। आखिर हेडक्वार्टर में आप तो यदा कदा ऑफर करती ही रहती हैं। 10 मिनट में जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए। थैंक यू, प्लीज़ कम। दोनों सिपाहियों के साथ हुए मेरे फ्लैट में दाखिल हुए और सोफे पर जाकर बैठ गए। मैंने किचन में जाकर स्टोव पर पानी चढ़ाया, फिर बाथरूम में जाकर फ्रेश होने में जुट गया। बाहर निकला तो पानी उबल रहा था। मैंने नॉब घुमाकर आंच धीमी की और दूध, शक्कर और चायपत्ती डालकर फिर से बाथरूम में जा घुसा। 10 मिनट बीत चुके थे, मगर मैं जानता था कि वह चाय कितनी भी जालिम क्यों ना हो, मुझे बाथरूम से खींचकर तो बाहर ही नहीं निकालने वाली थी। आगे नहा धोकर तैयार होने में मुझे उतना ही वक्त और लग गया। अब मैं रेडी था, बस मायाजाबी का सामना करने के लिए। इसलिए किचन में जाकर 4 कपों में चाय उड़ेली और बाहर लाकर सेंटर टेबल पर रख दिया। आप बहुत लेट हैं जानता हूँ, चाय लीजिए। फिर मैं आपके हवाले। इसमें बेहोशी वगैरह की दवा तो नहीं मिला रखी? आप मुझसे ऐसे उम्मीद कर सकती हैं? करती तो नहीं हूँ, लेकिन इंसानी फितरत का क्या पता लगता है। फिर जिसकी जान पर बनी हो वह पैंतरेबाजी दिखाने से बात थोड़ी आ जाता है। ठीक है, पहले एक कप मैं ही उठा लेता हूँ, कहकर मैंने एक कप उठाया तो उसने रोका। कोई और उठाइए। मैंने हाथ में थामे कप को वापस रखकर दूसरा उठा लिया। एक एक बार और ट्राई कीजिए। मैंने आध भाव से उसकी तरफ देखा, फिर तीसरा कप उठाकर चुस्की लिए भरने के बाद बोला, अब ठीक है? हाँ ठीक है, कहकर कहकर उसने एक कप उठाकर खुद उठाया। फिर सिपाहियों को इशारा किया तो उन दोनों ने भी एक एक कप ले लिया। जवान साहब नहीं है आपके साथ? उनके ना होने का ना उनके ना होने के कारण प्राण सूख रहे हैं, है ना? सच कहूँ तो हाँ, यही बात है। दोस्त साथ होता है तो भले ही आपके नीचे काम करता पुलिस वाले क्यों ना हो, हौसला बढ़ जाता है। मगर कोई बात नहीं, बस इतना और बता दीजिए कि चार्ज क्या लगाने वाली हैं आप मुझ पर? कहीं अवसादास पुजारी को तो नहीं निकल लिया इस दुनिया से? अचानक उसका ख्याल कैसे आ गया आपको? कल रात मिला था उससे। कब? हेडक्वार्टर से निकलकर सीधा उसके घर ही पहुंचा था उतनी रात को। बात ये मैडम, मुझे अपनी गर्दन की लंबाई बहुत पसंद है। इससे और ज़्यादा लंबा नहीं होने दे सकता, इसलिए कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश में दिन रात किए किए हुए हूँ। कैसे पकड़ पाएंगे जबकि कत्ल आपने खुद किए हैं? ओह, अब समझा। क्या अंशिका की फोरेंसिक रिपोर्ट पहुंच गई आपके पास? एकदम सही अंदाजा लगाया। और उससे ये भी साबित हो गया कि उन नखूने में मिले स्किन टिश्यूज मेरे ही थे? बेशक थे। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि मेरे पिस्ट कातिल भी? मैडम कुछ तो रहम कीजिए, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती। अगर आप ये सोचते हैं कि आप चाय पिलाकर मुझे आप साइड कर लेंगे तो नहीं पीनी मुझे इतनी महंगी चाय। और गाली अरे गोली मारी उस बात को। आप मेरी मेहमान है, बेशक मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन जूते तो मत मारिए, ठीक है? फिर मेहमान की भूमिका निभाते हुए अच्छी खबर दिए देती हूँ। क्या वो क्या? आपके अलावा भी किसी के इस स्किन टिश्यूज उसके नाखूनों में पाए गए, जो कि कातिल के अलावा और किसी के नहीं हो सकते? कातिल तो मेरे सामने बैठा है गोखले साहब। मैं कातिल नहीं हूँ, आपके कहने से क्या होता? मुझे जवाब नहीं सूझा।
अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हेडक्वार्टर चल कर करेंगे। तब आपकी हिमायत के लिए चवान भी उपलब्ध होगा, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वीटी की कोई खबर है? बरेली से निकल चुकी है, शाम तक आ जाएगी। और अमित बजाज का शव पोस्टमार्टम हो गया? वह भी दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन उसमें आपके लिए रात जैसी कोई बात नहीं होगी। मुझे लगा अब वक्त आ गया था कि जब मैं कल रात मेरी गाड़ी में बैठकर कातिल द्वारा सुनाई गई कहानी को पुलिस के आगे दोहरा सकता। वैसा मैं इसलिए नहीं करने जा रहा था क्योंकि दयानंद को सच में जेल की हवा खिलाना चाहता था, बल्कि इसलिए कर रहा था क्योंकि खुद को वक्ती तौर पर गिरफ्तार होने से बचाना चाहता था, जिससे मुझे उस थ्योरी को जांचने का मौका हासिल हो जाता जो मैंने और नीलम ने मिलकर बीते रात को तैयार की थी। अब चलें, होने चाय खत्म करके वह बोली, मुझे पता है मैडम कि कातिल कौन है। अच्छी बात है, हेडक्वार्टर में बताइएगा। आप यहीं क्यों नहीं सुन लेते हैं? क्योंकि आपकी कुर्सी पर बैठकर मेरा दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है। क्योंकि अपनी कुर्सी पर बैठकर मेरा दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तब मैं बेहतर सोच पाऊंगी कि आप सच बोल रहे हैं या महज खुद को बचाने के लिए कोई कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी मर्जी। मैं उठकर खड़ा हो गया। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर मैं गरिमा के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ तो चमन वहाँ बैठा दिखाई देगा। सच कहता हूँ तो उसे देखकर आज इतनी खुशी मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। गरिमा पर निगाह पड़ते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर उसके बैठ चुकने के बाद हम दोनों ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। बहुत बुरा फंसा है गोखले। सच में? मैं पूरी लापरवाही से बोला। और क्या मजाक कर रहा हूँ? रेप का चार्ज तो समझ ले तुझ पर लगेगा है, साथ में अंशिका का मर्डर भी। और ये दोनों लग गए तो बजाज की हत्या का जुर्म भी तुझ पर आयकर होकर रहेगा। अभी मेरी किस्मत इतनी ख़राब नहीं है चौहान साहब, ना ही मैंने उम्मीद का दामन छोड़ दिया है। इसलिए मुझे जेल भेजने की बात तो तुम एकदम भूल ही जाओ। ऐसा कौन सा तीर चलाने वाला है तू? गोखले साहब कहते हैं कि इन्हें मालूम है कि कातिल कौन है। जवाब गरिमा ने दिया। सुनकर चौहान ने सबको सक पका कर मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन ही न कर पा रहा हो। फिर पूछा, सच में? और क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर बता दे क्यों नहीं? ये शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। उसका नाम सुनकर चौंक उठोगे। समझ ले, मैं चौंकना ही चाहता हूँ। अब बता वो कातिल कौन है? दयानंद यादव। गोखले? क्या है? अगर शक की सुई किसी और की तरफ घुमाना भी चाहता है तो कम से कम ऐसा नाम तो ले जिस पर हम यकीन कर सके। दयानंद भला अंशिका की जान क्यों लेगा? क्योंकि रेप के बाद उसे ख़त्म कर देना मजबूरी बन गई। अंशिका को जिंदा छोड़ देता तो क्या जेल में चक्के नहीं पीस रहा होता? बात कुछ समझ में नहीं आई। दयानंद का एक दोस्त है विपिन, जो बजाज के बंगले के बराबर वाले घर में नौकर है। उससे पूछताछ करोगे तो पता लगेगा का कि हसद का मारा दयानंद किस हद तक अंशिका को पाने के लिए बेताब था। उसे इस बात पर भी गुस्सा आता था कि वह सुमित को उपलब्ध थी पर उसे नहीं। तब उसने जबरन उसे हासिल करने का प्लान बनाया और आगे मैं वही कहानी उन्हें सुनाती जो मेरी कार में बैठकर कातिल ने मुझे सुनाई थी, मगर यूँ सुनाई जैसे वो सब मेरी खोजबीन का नतीजा हो। ना ही मैंने उन्हें सच्चाई की भनक लगने दी। फिर आखिर में बोला, तो हमें सर्वेंट क्वार्टर की तलाशी भी लेनी चाहिए जिसमें दयानंद रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बरामद हो जाएगा जो उसे दोषी साबित कर देगा। और वह कुछ गर्मा बोली, आपने खुद क्यों नहीं प्लान किया? आपने खुद क्यों नहीं प्लान किया हो सकता? क्योंकि मैं कभी उसके कमरे में नहीं गया। सर्वेंट क्वार्टर गेट से दिखाई देते हैं और दरवाज़ा लोहे के सरियों से बना है, जिसमें बहुत कम गैप है। यानी गार्ड्स बाहर खड़े होकर भी ये देख सकता है कि भीतर दाखिल होकर मैं कहाँ गया था। आप पहले उसी से पूछ लीजिए, फिर इस बात पर यकीन आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। बात एतबार के काबिल तो नहीं है जासूस साहब, लेकिन आपकी खातिर हम सब कुछ करेंगे। कहकर उसने चौहान की तरफ देखा। किसी काबिल ऑफिसर को बजाज के बंगले पर भेजो और बोलो दयानंद के कमरे की तलाशी ले। फिर बगल के घर में पहुंचकर विपिन नाम के नौकर से पूछताछ मुकम्मल करे। बल्कि उसकी भी क्या ज़रूरत है? कहना विपिन को पकड़ कर यहीं ले आए और दयानंद से मिल जाए तो उसे भी हिरासत में लेने के लिए कह दो। वो बंगले पर नहीं होगा तो पक्का नानक चंद नर्सिंग होम में होगा। कहने का मतलब है जहाँ भी
जहाँ भी हो 1 घंटे के भीतर मैं उसे यहाँ देखना चाहती हूँ। अभी सब इंतज़ाम हुए जाता है मैडम, कहकर चमन उठ खड़ा हुआ। और 10 मिनट से पहले वापस मत लौटना। शुरू को थोड़ा सा पका हुआ बोला, ठीक है मैडम। फिर दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल गया। सट्टे लगाएंगे गोखले साहब से नहीं पूछा। सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ शक्ल देखने लगा। कोई मुश्किल सवाल कर लिया मैंने, या स्मोक नहीं करते आप? दोनों ही बातें गलत है मैडम। फिर आपके हाथों में मैं जहर पीने को भी तैयार हूँ। मंगवाऊँ? क्या सिगरेट? नहीं, जहर। सुनकर मैं बड़ी शिष्ट भाव से हंसा। सुलगा लीजिए, या ये कहें तो वह काम मैं किए देती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर मैं सिगरेट सुलगाने ही जा रहा था कि वो बोल पड़ी, दरवाज़ा बंद कर दीजिए प्लीज़। मैंने वह भी किया। तब वह तब पीछे मौजूद खिड़की के दोनों पल्ले खोल चुके थे। आगे आगे बढ़े ही अच्छे माहौल में हमने सुलगती कीलों के साथ खामोशी चेयर से बोला, कहा तो मैं कत्ल का मोटिव तलाशने के लिए वक्त हासिल करना चाहता, और कहाँ इस वक्त लेडी सिंघम के साथ स्मोक कर रहा था। यह वह भी उसकी कोई चाल थी। किसकी फिराक में थी कमीनी? दयानंद के कातिल होने का मुझे जरा भी यकीन नहीं है गोखले साहब। उसकी खनकती हुई आवाज़ ने मेरी तनख्वाह भंग कर दी। उल्टा ये लग रहा है कि आप किसी की खास वजह से, आप किसी खा या उससे बदला लेने के लिए उसका नाम घसीट ले रहे हैं। किस बात का बदला? कुछ दिनों पहले ऑन राइड ऑन रोड हुई तकरार का। हम ट्रैफिक कैमरे की फुटेज देख चुके हैं, इसीलिए पता है कि उस रोज आप दोनों में थोड़ी धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद आपने उसे थप्पड़ मार दिया था। अंशिका के साथ आपकी बहसबाजी भी साफ नजर आती है, जबकि आपने वैसा कुछ होने से साफ इनकार कर दिया था। तो उस वक्त मैं और क्या करता मैडम, जबकि अमित बजाज साहब झूठ बोले जा रहा था। आपने फुटेज देखी है, इसलिए जानती होंगे कि अंशिका ने ना तो मुझे धक्का दिया था, ना ही मुझ पर हाथ उठाया था, जबकि बजाज उसी बात को कत्ल का मोटिव साबित करने में जुटा जुटा हुआ था। ऐसे में उसकी बीवी के साथ बहसबाजी होने की बात कबूल करता तो आप लोग उसकी बाकी बातों को भी सहज ही सच मान लेते। इसलिए इतना तो कबूल कीजिए कि उस दिन की बहसबाजी का बदला लेने के लिए आप इस वक्त हमारा ध्यान दयानंद की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैडम, आप भूल रही हैं कि थप्पड़ मैंने उसे मारा था, ना कि उसने मुझे। ऐसे में बदले की ख्वाहिश उसके अंदर उठेगी या मेरे, जो कि उठी बराबर थी। तब अंशिका के कत्ल में दयानंद ने मुझे लपेट लिया। आपके तर्क में थोड़ा बहुत तो दम बराबर है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को राजी नहीं हो रहा कि आप दयानंद का नाम जानबूझकर घसीटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या किसी वजह से वक्त की दरकार है आपको? अगर ऐसा है तो साहब कहिए, मैं कुछ घंटों के लिए आपसे पूछताछ मुलतवी किए देती हूँ। उसका बस उसका वह पुछ पुछ वाला रवैया भी मुझे हल्कान में ले रहा था। आप गलत सोच रही हैं मैडम। प्रत्यक्षता मैं बोला, यहाँ बैठकर अगर मुझे घंटा 2 घंटा का वक्त हासिल हो भी गया तो उससे मेरा क्या भला हो जाएगा? हाँ, ये भी सही कहा आपने। वैसे भी भलाई हमेशा सच के आवरण में लिपटी होती है, जिसे आप खोलना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो कल के बजाय आज ही जेल पहुंच जाएंगे। आपको सच में मैं कातिल दिखाई देता हूँ? सवाल दिखाई देने का नहीं है, सवाल है उन एविडेंस का जो आपके खिलाफ हैं, जिन्हें मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए बात को पर्सनल मत बनाइए, ठीक है? फिर समझ लीजिए कि मैं वक्त ही हासिल करना चाहता हूँ। किस लिए? असली कातिल को खोज निकालने के लिए, बल्कि उस मोटिव को तलाशने के लिए जिसके कारण दो लोग दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। कातिल भी तो आप थोड़ी देर पहले देने के को बताकर हटे हैं। ओह, यानी कि मेरा एकदम सही था। क्या मैं गड़बड़ाया? आप आपने यूं ही उसका नाम ले लिया। ऐसा नहीं मैडम, मैं बड़ी मुश्किल से बोल पाया।
फिर मेरे कहने भर से क्या उसे फांसी हो जाएगी? नहीं होगी तो झूठ बोलकर मुझे क्या हासिल होगा? चलिए देखते हैं क्या हासिल होने की उम्मीद कर रहे हैं आप। दयानंद और विपिन के आने में अभी वक्त है मैडम। तब तक तब तक अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुमित सभरवाल से मिल लूँ जाकर। कल कुछ अधूरा रह गया था। नहीं, लेकिन आज कुछ मुझे नए सवाल सूझ गए हैं। ठीक है, सिगरेट खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपकी मनोकामना पूरी करने का इंतजाम कर देती हूँ। थैंक यू। तत्पश्चात हम दोनों ने पूरी खामोशी से सुट्टे लगाने में व्यस्त हो गए। सुमित सभरवाल आज भी कल जैसे पोज में ही बैठा दिखाई दिया, मगर अच्छी हालत में था। अब उसके चेहरे से वह फटकार भी नहीं बरस रही थी जो कल पुलिस की मार खाकर सहजी उबर आई थी। कैसे हो सुमित बाबू? हवालात में कोई कैसा हो सकता है? स्मोक करते हो? सिगरेट है तुम्हारे पास? वो बड़ी बेसब्री से बोला। हाँ है, कहकर मैंने सिगरेट का पैकेट और लाइटर उसके हवाले कर दिया। कोई एतराज तो नहीं करेगा? करेगा भी तो मैं जेल लूंगा, उसकी वजह से तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई कि कहीं इसी बहाने मुझे पिटना न शुरू कर दें साले कि मैं हवालात में सिगरेट पीने की गुस्ताखी की थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। थैंक यू, कहकर उसने एक सिगरेट सुलगाया और किसी तरसे वो शख्स की तरह एक के बाद एक जल्दी जल्दी कश खींचने लगा। यूं एक सिगरेट खत्म हो गई तो उसने दूसरी सुलगाई, फिर सिगरेट का पैकेट और लाइटर मुझे वापस करते हुए बोला, क्यों आए हो? ये जानने में तुमने अपना फैसला बदला या नहीं? देखो, सच यही कि मैंने पुलिस से या तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था, यानी तुम जो चाहते हो या पुलिस जो सुनना चाहती है वो बोल दूं भी दूं तो कल को झूठ के अलावा और कुछ साबित नहीं होने वाला, और पुलिस के सामने गलत बयानी करने की जरूरत में मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी करतूत का एक सबूत भी पुलिस के हाथ लग गया है। इम्पॉसिबल। क्योंकि तुमने सावधानी बरती थी? नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, और जब किया ही नहीं तो उसका सबूत पुलिस को कैसे मिल सकता है? सबूत एक तस्वीर की सूरत में है, जो उन तस्वीरों में से एक है जिनके बिना तुम स्वीटी की ब्लैकमेल करके उसका यौन शोषण कर रहे थे। बढ़िया। बस यही एक इल्जाम बाकी रह गया था। तस्वीर में वह करीब करीब तुम्हारी गोद में बैठी दिखाई देती है। मैंने अपनी आंखों से फोटो देखी, इसलिए मुकरने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं को मुकर भी नहीं रहा, लेकिन वह तस्वीर किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं है। उल्टा उसे उसे क्लिक करने वाली खुद स्वीटी ही थी। सच पूछो तो वह उस दिन के उसके हाव भाव से ही मेरे मन में ये उम्मीद बंधी थी कि मैं जल्दी उसे पाने में कामयाब हो जाऊंगा। अफसोस कि उसके बाद वो गायब हो गई। तस्वीर स्वीटी ने खींची थी, हाँ, मोबाइल में टाइमर सेट करके सामने टेबल पर रखने के बाद, बल्कि व्हाट्सएप भी किया था मुझे। चाहो तो पुलिस से मेरा फ़ोन लेकर देख सकते हो, और मैं इस बात की भी गारंटी करता हूँ कि उस एक तस्वीर के अलावा हम दोनों की कोई तस्वीर नहीं होगी जिस किसी के पास। बावजूद इसके कोई दिखा दे तो मैं वादा करता हूँ जो तुम कहोगे मैं कबूल कर लूँगा। क्योंकि अपने पास मौजूद बाकी की तस्वीर को तुमने डिलीट कर दी थी? नहीं, क्योंकि दूसरी कोई तस्वीर कभी खींची नहीं गई थी, और दूसरी तस्वीर मैंने डिलीट कर भी दी हो तो क्या मेरे मोबाइल की रिकवरी में वो हासिल नहीं की जा सकती? जाकर बेशक वैसा करा के देख लो। तस्वीर में वो बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। उसकी वजह मैं नहीं बल्कि नैना थी। सुना है कभी ये नाम? अगर तुम स्वीटी की दोस्त का जिक्र कर रहे हो तो हाँ, सुना है। मगर नैना ने ऐसा उसके साथ क्या कर दिया जो वह दुखी हो उठी? उसने किया नहीं था, बल्कि उसके साथ हुआ था। क्या? बलात्कार, जिसके लिए जिम्मेदार उसका बॉयफ्रेंड था। नैना अपने घर वालों को उस बात की खबर तो नहीं लगने दी, मगर बॉयफ्रेंड को सबक बराबर सिखाना चाहते थे। बस समझ में ये नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, इसलिए उस बात का जिक्र स्वीटी मुझसे कर बैठी। असल में वो जानना चाहती कि वैसे हालत में नैना को कैसा कदम उठाना चाहिए था। तुमने क्या जवाब दिया? एक फौरन पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए क्या?
किया मालूम नहीं, क्योंकि उसके बाद स्वीटी ने ना तो से तो ना कोई मुलाकात हुई, ना ही उस बारे में फिर से सवाल कर पाया। यार तुम कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे जो तुम्हारे फेवर में जाती दिखाई दे, क्योंकि मैं वैसा कुछ है ही नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या स्वीटी के साथ तुम्हारे फिजिकल रिलेशन रहे थे, भले ही वह किसी ब्लैकमेलिंग की देन न रहे हो। नहीं, हम दोनों इतने करीब कभी पहुंचे ही नहीं, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो हरगिज़ भी नहीं है कि भाई कि मैं किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करूं या फिर किसी तस्वीर के आधार पर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दूं। मैं तो आज तक ये सोच कर हैरान हूं कि अंशिका के साथ मेरे संबंध कैसे बन गए, जबकि उससे मेरी पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं रही, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी कभी। कैसे बन गए थे? इंडिया गेट पर अकेला खड़ा था, शाम का वक्त था और मेरे आसपास कुछ दूसरे लड़के भी खड़े थे। तब उसने मुझे भी उनके उनके जैसे ही समझ लिया। कैसा समझ लिया? जिगोलो। ओह, फिर क्या हुआ? उसने मेरे करीब पहुंचकर गाड़ी रोकी, फिर विंडो ग्लास डाउन करके सवाल किया, क्या चार्ज करते हो? सुनकर मैं थोड़ा हड़बड़ा सा गया, मगर उसकी बात जल्दी समझ में आ गई। तब मैंने बताया कि मैं वहाँ बस यूं ही खड़ा था, न कि पैसों के बदले उपलब्ध था। सुनकर उसने जोर का ठहाका लगाया और मुझे अपने साथ वो कॉफ़ी पीने का न्योता दिया। बस वहीं से हमारी जान पहचान बन गई। वह अक्सर मुझसे मिलने मेरे फ्लैट में आने लगी। फिर एक रोज़ हमारे बीच फिजिकल रिलेशन बन गए, जो स्वीटी के गायब होने के कुछ दिनों पहले तक बददस्तूर बने रहे थे। फिजिकल रिलेशन बन गए, जो स्वीटी गायब होने से कुछ दिनों पहले तक बददस्तूर बने रहे थे। तुम्हें पता था कि वह शादीशुदा है? पहले रोज नहीं भाप पाया, मगर दूसरी या तीसरी मुलाकात में उसने खुद बता दिया था। सच पूछो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो शादीशुदा होते हुए भी सौ कुंवारी कुंवारी लड़कियों पर भारी थी। आगे जब अंशिका ने मुझे ये बताया कि उसके हस्बैंड को मेरी और उसके संबंध की खबर थी, तो सुनकर मैं बौखला उठा। तब वह मुझे समझाती हुई बोली कि अमित और उसने एक दूसरे को बहुत आज़ादी दे रखी थी, जिसमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने की भी खुली छूट थी। उसी के जरिए मुझे ये बात भी पता लगी थी कि अमित बजाज एक शादीशुदा औरत अर्चना पुजारी के साथ रिलेशन था। सुनकर मैं हैरान तो बहुत हुआ, मगर ये सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। वह भी जब वह भी तब जबकि तुम्हारी 5 उंगलियां घी में पड़ चुकी थी। हाँ, ये सच था। आशिका की बदौलत मैंने जितना ऐश किया, उसके आधे की भी कल्पना नहीं कर सकता था। उसने अपना प्यार और दौलत दोनों दिल खोल कर लुटाया था मुझ पर। फिर भी स्वीटी को देखकर बौरा आ गए। हाँ, बौरा ही गया था, क्योंकि वो बहुत प्यारी थी। अंशिका जैसी हॉट और सेक्सी तो नहीं थी, लेकिन उसकी सूरत मन को मोह लेने वाले थे। जब वो मेरे करीब होती थी तो मैं बस उसे निहारता रह जाता था। उससे आगे की तो कभी सोचती ही नहीं थी, सिवाय उस आखिरी दिन के जब उसने थोड़ी पहल की थी, मगर वो सिलसिला भी आगे नहीं बढ़ पाया था। ये बात मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ, कहकर वो बड़े उदास से लहजे में बोला, पता नहीं इस वक्त कहाँ होगी बेचारी, जिंदा है भी या नहीं है। सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया। मैं धीरे से बोला, बात खुद तक सीमित रखना, पूछताछ हो तो यूँ जाहिर करना कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। किस बारे में कह रहे हो? स्वीटी मिल गई है? सच में? हाँ, कहाँ थे? अपने रिश्तेदार घर, आज उसे यहाँ लाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई गोखले साहब। अब वह खुद पुलिस को बता देगी उसके प्रेग्नेंट होने में मेरा कोई हाथ नहीं था, ना ही मैंने उसे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। देखते हैं क्या होता है। यही होगा, इतना बड़ा लांछन मुझ पर नहीं लगा सकती। ना ही लगाए, इससे मैं तुम्हारी कोई भलाई। बोलता बोलता वो एकदम चुप हो गया। पलक झपकते ही सारा माजरा मेरी समझ में आ गया। कत्ल का मोटिव भी, जिसके बिना अपराधी को अपराधी साबित कर पाना मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा था। वो इतनी मामूली बात थी कि मुझे खुद ये सोचकर क्रोध आने लगा कि पहले क्यों नहीं समझ गया, जबकि साफ दिखाई दे रहा था कि कातिल कौन था और जो घटित हुआ उसकी नौबत क्यों आई। अभी अभी मेरे जहन में एक बात आई है सुमित बाबू। मैं बोला, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी का दर्जा रखती है, सुनना चाहोगे? ऐसा क्या बताने वाले हो तुम? ऐसा क्या बताने वाले हो तुम?
ये कि आज तुम्हें इस जगह से छुटकारा मिल जाएगा, सच में वादा है मेरा, बल्कि गारंटी है। फिर तो थैंक यू कबूल कीजिएगा वकील साहब, क्योंकि इससे बड़ा एहसान तो आज की तारीख में कोई क्या ही कर पाएगा मुझ पर। बस कुछ घंटे होते हैं, इंतज़ार कर, उसके बाद तुम आज़ाद होगे। कहने के बाद मैं उठकर बाहर निकल गया। आगे हवा के परों पर सवार पुलिस गरिमा के मैं वापस गरिमा के कमरे में पहुंचा, तो ये देखकर मेरा मन ललच गया कि सिंगने का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया था। दयानंद वहाँ अकेला ही नहीं पहुंचा था, बल्कि सुखद यादव उसकी बीवी शकुंतला भी मौजूद थे। साथ में एक अन्य लड़का भी, जिसे मैं पहचानता तो नहीं था, मगर इतना अंदाजा फिर भी हो गया वही विपिन था। सब लोग मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी आ गए थे, जबकि अभी बस आधा घंटा ही गुजरा था। सुखद यादव और शकुंतला शायद दयानंद को गिरफ्तार होता देखकर उसके साथ चले आए थे, क्योंकि उन्हें लाने का हुक्म तो सिंघने ने नहीं दिया था। कमरे में कुछ अन्य पुलिस वाले भी मौजूद थे, जो शायद वही लोग थे जो दयानंद को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। क्या रहा, मैंने धीरे से पूछा। हाँ बताइए बताइए, क्या रहा, वो तीखे लहजे में बोले। क्यों ऐसे झूठ बोल गए कि जिनका कोई और जोर नहीं था? मुझे तो शुरू से ही आपके कह पर शक था, लेकिन बाद वाले माहौल में भी आप झूठ ही बोल रहे थे। ये नहीं सोचा था मैंने। उसका इशारा साथ सुट्टे लगाने के दौरान हुई बातचीत की तरफ था। मैं पहलियां नहीं बूझ सकता मैडम। साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं? ये रहा दयानंद और ये रहा विपिन शुक्ला। दोस्ती तो छोड़िए, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। रही बात दयानंद की कमरे की तलाशी, तो वहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अब कबूल कीजिए कि आपने खामखा पुलिस को इतनी कसरत कराई थी। हाँ कराई थी। क्या कहा? उसने आंखें तरीरी। ये कि मैंने उस वक्त झूठ बोला था आपसे। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि वह दयानंद के कमरे में ऐसे एविडेंस प्लांट कर देगा जिससे इसका भी गुनाह साबित होकर रहेगा। यह बात भी उसी ने मुझे बताई थी कि विपिन के साथ दयानंद की गहरी यारी थी, और उस वक्त मुझे उसकी बात सच लगी थी, इसलिए मैंने आगे आपके सामने दोहरा दिया। मगर मेरा इरादा किसी को झूठा आरोप में फंसाने का नहीं था। मैं तो बस उस शख्स के कहे को चेक कर बनना चाहता था। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये था एक शख्स जो कल रात मुझसे मिला था, कहकर मैंने बीते रात का किस्सा आपके आगे उसके आगे दोहरा दिया। इतने बड़े बेवकूफ़ तो नहीं दिखते आपकी किसी भी की बातों में आ जाएंगे। नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं, लेकिन वह रिस्क लेना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उसके जरिए मैं अपने एक खास सोच को पुख्ता करना चाहता था, जो और किसी तरह होती नहीं दिखाई दे रही थी। फाइनली आप ये कहना चाहते हैं कि जिस शख्स ने आप पर गन तानी, ये बाद में जो निजामुद्दीन से बाइक पर बैठकर फरार हो गया, वह अवसादास पुजारी था? ये सवाल जरा मुश्किल है मैडम। मेरे द्वारा नोट किया गया नंबर पुजारी की बाइक का ही था, इसलिए मैं तब सहज ही उसे कातिल समझ लिया। मगर बाद में उसके घर पहुंचकर पूछताछ की तो पता लगा कि वह 9 बजे घर से निकलकर 10 तक वापस लौट आया था, जिसकी गवाही उसके गार्ड ने भी दी थी। जिस पर यकीन करें तो वह कातिल नहीं हो सकता, मगर दोनों ही मुझे भरमाने के लिए झूठ बराबर बोला बोला हो सकता है। पुजारी ने इसीलिए बोला क्योंकि वह खुद को बचाना चाहता, जबकि गार्ड ने वैसा झूठ मालिक के कहने पर बोला हो सकता है। सुनकर गरिमा ने क्षण भर को मेरी बात पर विचार किया, फिर चौहान की तरफ देखते बोले, पुजारी साहब की क्या खबर है? बस पहुंचते होंगे मैडम। तभी अवसादास पुजारी ये कहता हुआ कमरे में दाखिल हो गया कि आ गया भाई। पता होगा आप लोग इतनी पता होता आप लोग इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं तो पहले ही आ गया होता। उसके बाद पुजारी हमारे करीब आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भय के भाव नहीं थे, उल्टा मुस्कुरा रहा था। वह अपनी बीवी को भी साथ लेकर आया था, जो उसके ठीक विपरीत बेहद डरी सहमी दिखाई दे रही थी। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। दोनों मियाँ बीवी बैठ गए। तब गरिमा ने चौहान को छोड़कर बाकी पुलिस वालों को वहां से बाहर भेज दिया। उसके बाद पुजारी से सवाल किया, कल रात 10:30 बजे आप दोनों कहाँ थे? जवाब में उसने आइसक्रीम वाली बात गरिमा को बताई। फिर मेरी तरह इशारा करके बोला, कल रात ही 11 सवा 11 बजे ये शख्स मुझसे मिलने आया था। तब इसने कुछ ऐसी अनर्गल बातें कही कि मैं पुलिस बुलाने को मजबूर हो गया था, और इससे पहले कि वे लोग यहाँ पहुंचकर इससे पूछताछ करते, मुझे गाड़ी में लिए 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 ही वहां से भाग खड़ा हुआ। शायद इसे एहसास हो गया था कि पुलिस पेट्रोल के सायरन की जो आवाज़ उसके कानों पहुंच रही थी, वह मेरे घर की तरफ ही आ रही थी। आप अपनी मर्जी से मेरी गाड़ी में बैठे थे?
हाँ बैठा था, लेकिन बस बात करने के लिए, ना कि इसलिए कि तुम मुझे अगवा करके यहाँ से निकल निकल जाते, कहकर उसने गरिमा की तरफ देखा। मुझे इस शख्स के खिलाफ आप अपहरण का केस दर्ज कराना है मैडम। बेशक करा लीजिएगा सर, मगर वह लोकल थाने में दर्ज होगा, ना कि यहाँ 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 पुलिस हेडक्वार्टर में। और अभी क्योंकि आपको अंशिका और अमित बजाज की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए यहाँ बुलाया गया है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए दूसरी तमाम बातों को भूल जाइए। उन दोनों का कत्ल का मुझसे क्या वास्ता है या नहीं, ये बात की बात है। अभी ये बताइए कि आप दोनों में से कोई कल रात 10:30 बजे के करीब यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद था? जवाब ये सोच कर दीजिए दीजिए कि यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे में आप द्वारा बोला गया कोई झूठ बस उतनी देर टिक पाएगा जितनी देर हम फुटेज ने देखने में लगेगी। आप पुलिस हेडक्वार्टर बुलाकर यूं मुझे धमका नहीं सकती गरिमा जी। मत भूलिए कि मैं कौन हूँ। मेरी कंप्लेन आपको 10-12 जवाब देने के लिए मजबूर कर देगी। आपके कॉल पर मैं यहाँ चला आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पुलिस का खौफ है या मैं किसी अपराध से ग्रसित हूँ, अपराध बोध से ग्रसित हूँ, बल्कि इसलिए आ गया क्योंकि पुलिस से कोऑपरेट करना अपना फर्ज समझता हूँ, इसलिए भी कि मरने वाले दोनों लोगों के साथ हमारी फैमिली रिलेशंस थे। मुझे आपकी पोजीशन का पूरा पूरा ख्याल है सर, इसीलिए आपको धमकी देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मगर मामला क्योंकि दो लोगों के कत्ल से जुड़ा है, इसलिए फिलहाल मैं कोई ढिलाई बरतने के पक्ष में नहीं हूँ। अब बराए मेहरबानी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कल रात 10:30 बजे के करीब आप या आपकी वाइफ पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद थे, वजह भले ही कुछ भी रही हो? नहीं, मैं नहीं था। और आपकी वाइफ? उसका जवाब आपको अर्चना देगी, क्योंकि 10 बजे वो घर लौटने के तुरंत बाद मैं सोने के लिए चला गया था और दोबारा दोबारा तभी बाहर आया जब गार्ड ने मुझे फ़ोन करके विक्रांत के यहाँ पहुंचा होने के बारे में बताया। आप दोनों एक बेडरूम में नहीं सोते? अब नहीं सोते, वजह है कुछ जिसके बारे में आपको बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ये भी हो सकता है कि वजह को खबर आपको पहले से हो, आखिर विक्रांत भी तो जानता है उस बारे में। सिंह ने शायद समझ गई कि उसका इशारा और अर्चना और बजाज के अफेयर की तरफ था, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में खटास पैदा हो गए थे, इसीलिए दोबारा वह सवाल दोहराने के बजाय अर्चना की तरफ देखते बोले, जवाब दीजिए मैडम, कल रात 10:30 बजे आप कहाँ थे? घर पर ही थी, और कहाँ जाना था इतनी रात गए? आपको बाइक चलानी आती है? ये कैसा सवाल हुआ है? बड़बड़ाई से बोले, मामूली सवाल है, जवाब दीजिए प्लीज। स्कूटी चला लेती हूँ, बाइक कभी ट्राई नहीं किया। अर्चना, पुजारी बोला, ये पुलिस इंक्वायरी है डार्लिंग, इस वक्त कही गई मामूली से मामूली बात को भी ये लोग बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर जवाब दो। इसका क्या मतलब हुआ? वह तमक कर बोले, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब के सवाल का मतलब तुमने गलत निकाल लिया। मैडम, तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम हैबिचुअल बाइकर्स हो या नहीं, वो मैच इतना जानना चाहते हैं कि तुम मोटरसाइकिल चला लेती हो या नहीं। दोनों बातों में कोई फर्क है? हाँ है, बाइक चला लेना और उसे चलाने में एक्सपर्ट होना दोनों में अलग अलग बातें हैं, इसलिए जवाब सोच समझ कर दो। बात ये, मैडम की ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत अगर रास्ता खाली हो तो ड्राइव कर सकती हूँ। अवसर ने अभी कुछ दिनों पहले एक बाइक खरीदी जिसे मैं 2-3 बार चला चुकी हूँ। एक बार अर्चना मुझे पीछे बैठाकर आइसक्रीम पार्लर भी ले गई थी, पुजारी बोला, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि झूठ बोलने का, चाहे वह छोटी छोटी और बड़ी, हमारा कोई इरादा नहीं है। थैंक यू, कहकर सिंगने ने अगला सवाल किया, बजाज साहब के कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? अपने घर पर थी, और कहाँ होना था मुझे? आपको पता है कत्ल कितने बजे हुआ था? नहीं, लेकिन कल क्योंकि पूरे दिन में आप अपने घर में बाहर नहीं निकले, इसलिए कह सकती हूँ कि हत्या के वक्त भी अपने घर में ही थे। और अंशिका की मौत वाले दिन क्या उस रोज भी आप पूरे दिन घर पर रही थी? नहीं, बहुत धीरे से बोले, थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं बनता कि मैं उसकी हत्या करने ही गई थी। कहाँ गई थी? होटल क्राउन प्लाजा के बार में, जहाँ अमित के साथ मैंने एक ड्रिंक्स किया, फिर थोड़ा वक्त गुजार कर वापस घर चले गए। तब पुजारी साहब कहाँ थे? वापस लौटने पर तो मैंने इन्हें घर में ही पाया था, मगर मेरे जाने से पहले ये कहकर निकल गए थे कि कहीं किसी से मिलने जाना था। आप कहाँ गए थे? आप सीआर पार्क के इलाके में गया था, जहाँ शिव मंदिर के सामने एक अनजान शख्स से मेरी मुलाकात होने वाली थी, जो कि नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं इसलिए मैं वापस लौट आया। मिलना क्यों चाहता था वह आपसे?
अर्चना और बजाज के संबंधों के बारे में बताना चाहता था, और इससे पहले कि आप मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि सीआर पार्क में किसी से मिलने नहीं बल्कि अंशिका का कत्ल करने गया था, आपको बता दूं कि उस मंदिर के गेट पर सीसीटीवी लगी हुई है, जिसकी फुटेज देखकर आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि कातिल मैं नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पूरे 20 मिनट तक खड़ा रहा था और उसके बाद सीधा अपने घर लौट गया था। बीच में मेरे पास इतना ही टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बजाज के घर जाकर पलंशिका के साथ ज़बरदस्ती करता, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता। फिर किसने मारा उसे, ये मैं नहीं जानता। हाँ, इतना ज़रूर है कि बजाज के कत्ल से पहले तक मैं यही सोच रहा था कि अंशिका की हत्या उसने और मेरी वाइफ से ने मिलकर की थी, क्योंकि उस रोज़ ये जब घर वापस लौटे तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, होश उड़े हुए थे और शरीर काँप रहा था, जो कि महज एक पैक शराब पीने की वजह से भी तो नहीं हुआ हो सकता। क्या बक रहे हो तुम? अर्चना तमक कर बोले। शर्म नहीं आती ऐसे झूठ बोलने पर? झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और क्या कर रहे हो? अरे तो ऐसे क्या, तो ऐसे रही जैसे मैंने तुम पर हत्या का इल्जाम लगा रहा हूँ। अच्छा, नहीं लगा रहे? हरगिज भी नहीं, मैं तो पुलिस को बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पर शक करके वही गलती दोहरा रहे हैं जो अंशिका के कत्ल के बाद मैंने की थी। मुझे तुम्हारा एहसान भी नहीं चाहिए। तुम सोचती हो मेरे फेवर के बिना यहाँ से वापस जा सकती हो, तो ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। उल्टा अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी तो पुलिस तुम्हें यहीं बैठा लेगी और मुका तुम्हारा कलम मुकाम जेल की कार कुटरी होगा। इसलिए अदब से पेश आओ मेरे साथ। सुनकर मैं हैरान हुए बिना नहीं रहा, बल्कि गरिमा और चमन का हाल भी मुझसे जुदा नहीं था। बावजूद इसके कि मैं जानता था कि वो बीवी के साथ अपनी खुंदक निकालने की कोशिश कर रहा था, एक रिश्तों में उसके खिलाफ जाती बातें परोस रहा था। क्या कल रात उसके चेहरे पर अर्चना को कई बड़ी सजा का हकदार समझता था। यही मतलब था कि वह उसे कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहता था। अगर सच में ऐसा था तो मुझे उसकी सोच पर हंसी आती थी, क्योंकि वह औरत बेवफा हो सकती थी, चरित्रहीन हो सकती थी, मगर कातिल नहीं हो सकती थी। और ये बात मैं अब अच्छी तरह से समझ चुका था, इसलिए वह लाख कोशिश करके भी अर्चना को उस झमेले में नहीं फंसा सकता था। पुजारी साहब, सिंगनी बड़ी दर से बोले, जो कहना है साफ साफ कहिए। ऐसा क्या जानते हैं मैडम के खिलाफ जो उन्हें जेल पहुंचा सकता है? कुछ नहीं, समझ लीजिए वह बात मैंने कही नहीं। इतना बड़ा कमीना था वह, जो बीवी की तरफ शक की उंगली उठा चुकने के बाद अभी भी पीछे हटकर दिखावा कर रहा था, जैसे उसे अर्चना की जाने कितनी फिक्र होती। कुछ नहीं कहने से काम नहीं चलेगा सर। जो बात आपके मुंह से निकल चुकी है हम उसे अनसुना नहीं कर सकते, इसलिए जवाब दीजिए मेरी बात का कत्ल को लेकर आपको मैडम पर शक क्यों है? नहीं है, वह बात हम बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गए थे। आपको लगता है अगर वैसा कुछ है तो हमें उसकी खबर नहीं लगेगी? तो लगाइए, मैंने कब रोका है? आप क्यों चुप है वकील साहब? साबित क्यों नहीं करते कि कातिल इन दोनों में से कोई एक है, बल्कि अर्चना मैडम है? क्योंकि पुजारी साहब का कहा आप सुन ही चुके हैं। मैंने कब कहा कि कातिल में से कोई एक है? तो क्या कहा था? सिर्फ इतना कि जिस बाइक पर बैठकर मुझ पर गन तानने वाला शख्स फरार हुआ था, उसका नंबर पुजारी साहब के नाम से रजिस्टर्ड है। फिर उस वक्त दूरी भी तो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण बाइक का मॉडल पहचानना संभव नहीं था। नहीं, नंबर मैंने इतने करीब से देखा था। जो दावा कर सकूं कि मोटरसाइकिल पर लगी नंबर प्लेट ओरिजिनल थी, इसलिए होने का ये भी हुआ हो सकता है कि उस शख्स ने अपनी बाइक के ऊपर बजाज साहब की मोटरसाइकिल का नंबर किसी स्टिकर वगैरह के जरिए चिपका दिया हो। फिर से एक नई कहानी। ऐसा नहीं है, मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि कत्ल पुजारी साहब या इनकी वाइफ ने किए हैं। मैंने तो बस ये बताया जो उस वक्त मुझे दिखाया गया, या जो मेरी समझ में आया। अगर ऐसा है तो साफ साफ कबूल क्यों नहीं कर लेते कि आपके पास कहने सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा? बल्कि मुझे तो आपकी इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा है कि बीती रात ऐसे किसी शख्स ने आपसे संपर्क साधा था, क्योंकि करेगा कोई ऐसी हरकत? इतना बड़ा रिस्क लेने की उसे क्या ज़रूरत थी, जबकि डिटेक्टिव होने के नाते आप उस पर भारी भी पड़ सकते हैं। ऐसे में उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती और वह आपके काबू में पहुंच जाता और आगे पुलिस हिरासत में। तभी तो वह हथियारबंद होकर आया था मैडम, और इस बात की भी गारंटी समझिए था कि वह कातिल का कोई सहयोगी ही था, वरना उसकी बातों की जानकारी उसे हरगिज भी नहीं हो सकती थी। उतनी बातों की जानकारी उसे हरगिज भी नहीं हो सकती थी
जितने उसने मेरी कार की पिछली सीट पर बैठकर बयान कर डाले थे। अगर आपकी कहानी सच है तो कातिल का सहयोगी होने के बजाय वो खुद कातिल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता था कि मैडम, क्योंकि उन तमाम लोगों के साथ जिन पर कातिल होने पर शक किया जा सकता है, मेरी पूछताछ मुकम्मल हो चुकी है और मेरा दावा है कि वह शख्स उनमें से एक नहीं था। होता तो बजाय किसी बिगड़ी हुई आवाज़ के मैंने फ़ौरन पहचान लेता था। इसकी क्या गारंटी है कि कातिल उनमें से एक है जिनके साथ पुलिस या आप सवाल जवाब कर चुके हैं? गारंटी इसलिए कि मैडम, क्योंकि हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए कोई आसमान से नहीं टपक पड़ता। इस इसलिए सीरियल किलिंग के मामलों को अपवाद मान लें तो बाकी इस तरह की जितनी भी वारदातें घटित होती हैं उनमें से कातिल कोई ना कोई जाना पहचाना चेहरा ही होता है। तो ऐसे तो भी ऐसे किसी शख्स का आपसे संपर्क साधना मेरी समझ से बाहर की बात है। अगर उसकी कई बातें सच में साबित हो गई होती तो एक बार को हम मान भी लेते कि अपना गला बचाने के लिए दयानंद को कत्ल के इल्जाम में लपेटना चाहता था। तभी आप पर वैसा करने का दबाव बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि वह बात आपको सहज ही कबूल हो जानी थी, बल्कि हो भी गई। क्योंकि आप भी तो अपनी गर्दन बचाने में लगे हुए हैं, भले ही उसके लिए किसी और को बलि का बकरा क्यों ना बनाना पड़ता। अफसोस कि आपसे मैं हरगिज भी ऐसी उम्मीद नहीं रख नहीं रखती थी। रखनी भी नहीं चाहिए मैडम, क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी को फंसाना नहीं था। बावजूद इसके अगर मैं आपको वह सब करने को कहा तो वो सब करने को कहा तो उसके पीछे की मंशा बस इतनी थी कि मैं उस शख्स का मकसद को समझना चाहता था। अब आ गया समझ में आपके? जी हाँ, आ गया। साफ दिखाई दे रहा है कि उसका इरादा बस मुझे झूठा साबित करने का था। मैं क्योंकि पहले से ही आपको सस्पेक्ट लिस्ट में हूँ, बल्कि प्राइम सस्पेक्ट हूँ, इसलिए उसे यकीन था कि बात झूठी पड़ने के बाद मेरे बच निकलने का जो थोड़े बहुत चांसेस दिखाई दे रहे थे वो भी खत्म हो गए। उसे ये भी लग रहा था कि अगर यूं ही इन्वेस्टिगेशन करता रहा तो जल्दी जल्दी उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। सच पूछिए तो वही बात उसे हलकान कर रही थी, इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे सलाखों के पीछे देखना चाहता था। कमाल है, आपसे उसे इतना डर था? पुलिस से नहीं, जो कि ऐसे ऐसे जाने कितने रोज केस सॉल्व करती है। नहीं, पुलिस का डर अभी उसे नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि केस में कुछ अहम जानकारी मैंने खोज निकाली थी, ना कि आपने। ऐसे में उसका मेरे से खौफ ज़्यादा हो उठना स्वाभाविक स्वाभाविक बात थी। साफ साफ कहिए कि आपको नहीं पता कि कातिल कौन है। अफसोस कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता मैडम। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि हत्यारे कौन है। ये भी कि उन लोगों ने अंशिका और अमित बजाज की जान क्यों ली, बस साबित करना बाकी बाकी बार है, जो मैं इस कमरे से बाहर कदम रखने से पहले करके जाऊंगा। हत्यारे? उसके माथे पर बल पड़ गया। आपने बहुवचन का इस्तेमाल किया था ना, या मुझसे सुनने में कोई भूल हो गई? नहीं, आपने एकदम सही सुना। अंशिका और अमित की हत्या किसी एक शख्स का कारनामा ना होकर टीम वर्क था। एक ऐसी टीम जिसने मिलकर एक योजना बनाई और दोनों मियाँ और बीवी को खत्म कर दिया। कौन है वो लोग? पहले कहीं बैठ जाऊं फिर बताता हूँ, क्योंकि इतने लोगों के सामने खड़े होकर बहुत बताना मुझे अपनी तौहीन महसूस होने लगी है। अगर आप अपराधी हैं तो इससे ज़्यादा इज्जत मैं आपको नहीं दे सकती। हूँ तब ना, और नहीं हूँ तो इसलिए तब तक मुझे इज्जत दीजिए जब तक मेरा गुनाह साबित नहीं हो जाता। और वैसे भी आप क्या क्या पाएंगे मैडम? उल्टा बाद में मुझे सॉरी बोलने वाली हैं, क्योंकि पहले मैं कह देता हूँ कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। अब बताइए कौन हत्यारा है? बताता हूँ, बस आधा मिनट दीजिए और प्लीज़। कहकर मैंने थोड़ी दूरी खड़े सुगत यादव की तरफ देखा। अपना ज़रा मोबाइल देना या तो साहब। मेरा मोबाइल क्यों चाहिए तुम्हें? मैं वो तस्वीर देखना चाहता हूँ जिसके बूते पर सुमित सभरवाल तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। जवाब में उसने तस्वीर ओपन करके मोबाइल मुझे थमाया और वापस पहले वाली जगह पर खड़ा हो गया, जहाँ दयानंद और शकुंतला भी मौजूद थे। मैंने स्वीटी और सुमित की उस फोटो की तरफ झांकने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि उसे स्क्रीन से हटा दिया
तत्पश्चात मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड में गया और ख़ास एंट्री तलाशने में जुट गया। उस काम में मुझे बस 10 सेकंड लगे और फिर मोबाइल यादव को वापस लौटा तो वो बोला थैंक यू। कोई कोई बात नहीं। मैं कातिल का नाम सुनने के लिए बेचैन हूँ मिस्टर गोखले, और मुझे आपको बेचैन होते देखकर बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है मैडम। इसलिए हो रही है क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा उलझे हुए केसेस ने में मेरी योग्यता साबित हो चुकने के बावजूद आपने एक बार भी ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि अंशिका के केस में सब कुछ वैसा भी हो सकता था जैसे मैंने बयान कर रहा था। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ मिस्टर गोखले, इसलिए चाहकर भी सबूतों को अनदेखी नहीं कर सकते, लेकिन ढील मैंने बराबर दी है आपको, तभी आज आप आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि मेरे लिए वैसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। और किसी डिटेक्टिव को इस बात की सनद हासिल नहीं होती कि वह अपराध नहीं कर सकता, बल्कि हम पुलिस वालों को भी कहाँ होती है। होती तो आए दिन हमारे महकमे के लोग तरह तरह की वारदातों में शामिल नहीं पाए जाते। कहने का मतलब ये कि मैंने बस अपनी ड्यूटी की है और ना कि आपसे कोई पर्सनल खुंदक निकालने की कोशिश की। फिर इतना तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उस किस्म की पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। जानकर खुशी हुई, थैंक यू। अब बताइए कातिल कौन है? सुखद यादव। जोर का धमाका हुआ। क्या घर में और क्या चौन दोनों एकदम से हक्के बक्के रह गए। जो कि होना ही था, क्योंकि मेरे मुंह से वह नाम सुन सुनने सुनने की तो दोनों कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सच कहता हूँ, सिंगने ने उस वक्त की सूरत देखकर मेरे कलेजे को जो ठंडक मिली, वो ऐसे वो ऐसी वो ऐसी भी ऐसी थी कि बयान करने के बाद शब्द कम पड़ जाए। शकुंतला यादव। मैंने दूसरा धमाका किया। व्हाट? दयानंद यादव। मैंने तीसरा बम फोड़ा। आप फिर वहीं पहुंच गए। मैं पहले से वही हूँ मैडम। आप क्या सोचते हैं कि मैं एक अनजान शख्स मुझ पर गन तान कर ज्ञान देगा और मैं उसकी बात को आंख बंद करके फॉलो करता चला जाऊंगा? मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ कि मैं, बल्कि गधा तो मैं हूँ ही नहीं। मेरा नाम विक्रांत गोखले है, और वह गोखले जिसने आज तक किसी मुजरिम से हार नहीं मानी। फिर इन तीनों की तो औकात ही क्या थी कि मेरी निगाहों को खुद को छिपा छिपा लेते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ध्यान दिमाग खड़ा होकर मुझे चिल्लाकर बोला, मैं भला अंशिका मैडम या बजाज साहब का कत्ल क्यों करूंगा? फिर उसने गरिमा की तरफ देखा। ये झूठ बोल रहा है मैडम। सड़क पर कहासुनी का बदला लेने के लिए कोशिश कर रहा है, जबकि उस रोज मैं जाती इसी ने की थी। एक मिनट चुप रहिए आप, कहकर लेडी सिंघम ने मेरी तरफ देखा। आप कहीं अपनी पुरानी थ्योरी तो नहीं दोहराने जा रहे हैं? यानी दयान ने इसलिए अंशिका को खत्म कर दिया ताकि आपको हत्या के इल्जाम से फंसा सके, वह भी एक मामूली सी बात के लिए जो हर दिन सड़क पर घटित होती रहती है। अच्छा, वह बात आपको मामूली लगने लगी, जबकि वह अब तक उसी बात को कत्ल का मोटिव बनाकर मेरा जीना हराम किए हुए थी। तो ये हद हो गई मैडम। तंजे मत कसी, क्यों ना कसूं? आपको एहसास भी कि हवालात में अपनी रात खोटी करना कैसा महसूस होता है? यही है कि पुलिस जब आप पर रेप और मर्डर का इल्जाम लगाती है तो गिरफ्तार कर लेती है, तो उस वक्त आप किस कदर शर्म से गड़े जा रहे होते हैं, भले ही आपने कुछ किया हो या ना किया हो। मुद्दे पर आइए गोखले साहब, वह धीरे से बोले। आपको अगर पुलिस से कोई शिकायत है भी तो उस बात को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए यही सही। आगे बात ये कि मैडम, मैंने सोचा ज़रूर था, मगर इस बात का यकीन मुझे भी नहीं आया कि दयानंद ने मेरे थप्पड़ का बदला लेने के लिए अंशिका का कत्ल करके मुझे उसमें लपेट दिया था। मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसी रात को आधार बनाकर हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें उसके साथ साथ सुगत और शकुंतला भी शामिल थे। दोनों ने मिलकर एक हैरतअंगेज योजना बनाई और पहले अंशिका का, फिर अमित बजाज को खत्म कर दिया। कत्ल में अगर उस झगड़े का कोई रोल नहीं था तो आपको फंसाने की कोशिश क्यों की गई? रोल था क्यों नहीं मैडम? आखिर कत्ल का उद्देश्य तो वही बात बनने वाली थी ना आगे चलकर, जो उसकी बनी भी। ये तीनों अपना गला बचाना चाहते थे, इसलिए मुझे बलि का बकरा बना दिया, जबकि बजाज हस्बैंड वाइफ की हत्या के पीछे की कहानी कुछ और ही है। ये तो बहुत गलत बात है मैडम। अब तक खामोश खड़ा सुगत यादव बोल पड़ा।
आपके सामने बैठ के ये शख्स हम तीनों का कत्ल के इल्ज़ाम में लपेटने की कोशिश कर रहा है और आप इसकी बातों को न सिर्फ ध्यान से सुने बल्कि मुझे तो लगता है यकीन भी करती जा रही हैं। जुबान बंद रखकर अपनी जगह पर खड़े रहिए, घर में थोड़ा कड़े लहजे में बोले, और जब तक आपसे बोलने को ना कहा जाए मुँह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, समझ गए? जी जी हाँ, मुझे वॉशरूम जाना है। दयानंद बोला, जेल जाने की नौबत आने वाली हो तो हाजत किसी को भी महसूस हो सकती है। मैं घूमकर उसकी तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन तुम तब तक यहाँ से नहीं हिलोगे जब तक कि मेरी बात पूरी नहीं हो जाती। ये मैडम खुद तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी थी। ज़्यादा जोर की लगी हो तो बेशक मेरी तरफ से पैंट में ही निकल जाने दो। तुम होते कौन मुझे ऑर्डर देने वाले? सब कुछ होता हूँ, बल्कि दिल तो ये कह रहा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे भी चेहरे को भूगोल बदल दूँ। तुमने मुझे इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसाया है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? हाथ लगा कर तो देखो, तोड़ कर न रख दूँ तो कहना। क्यों लंबी लंबी हाँक रहा है भाई? तू बस औरतों पर ही अपनी जोर जबरदस्ती दिखा सकता है, किसी मर्द के साथ टक्कर लेने की कुव्वत तुझ में नहीं है। होती तो उस रोज मेरे हाथों मार खाकर खामोशी अख्तियार नहीं कर लेता। तेरी जगह मैं या और कोई होता तो आगे पीछे सोचे बिना अपना बदला ले लिया होता, मगर तू एक नंबर का डरपोक है। बड़ा है मेरा हाथ तोड़ने वाला, जुबान बंद करके ले कमीने, वरना मैं भूल जाऊंगा कि इस वक्त तू कहाँ बैठा है। दयानंद गुर्रा उठा। भूल बेशक कर सकता है भूल बेशक करता है भूल बेशक सकता है, मगर सवाल ये है कि इस बार किसके पल्लू में जाकर पनाह हासिल करेगा। पिछली बार तो अंशिका ने बचा लिया था तुझे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरी बात मान और जुबान बंद करके जहाँ का तहाँ खड़ा रहे। ये बदला वगैरह लेना तेरे बस की बात नहीं है। उसके लिए इंसान को पहले मर्द बनना पड़ता है, जो कि मैं हूं, ना कि तू। अंधा है साले तू, चिल्लाता है वो बोला। दिखाई नहीं देता मैं किस तरह तेरी जिंदगी की वाट लगा रखी है? इससे बड़ा बदला और क्या हो सकता है? मैं हंसा, जोर से हंसा। पागल हो गया है? नहीं, पागल नहीं हूँ, थैंक यू कोई बात कबूल करने के लिए। अब आराम से खड़े होकर आगे की कहानी सुनो, जो असली है, जिसके ओरिजिनेटर तुम तीनों हो। तब जाकर उसकी समझ में आया वो कितनी बड़ी गलती कर चुका था। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। चेहरा फक पड़ गया, मगर बाज फिर भी नहीं आया। मुंह से निकल चुके शब्द को वापस अपने अपने हलक में घुसेड़ने की असफल कोशिश करते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैंने तुम्हें झूठ केस में फंसाया। अच्छा, तब तो और क्या मतलब था? ये उस दिन की घटना के कारण तुम्हारी ज़िंदगी कितनी जहन्नुम बनी हुई है। ठीक है, वही सही। अब थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान बंद कर लो, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ बताना है पुलिस को। सुन दयानंद, जवान ने उसे गुड़कता हुआ बोला, अगर तेरे मुँह से चूं भी निकली ना तो ज़ुबान खींच के मैं तेरे हलक में घुसेड़ दूँगा। इंस्पेक्टर साहब, शकुंतला के लिए चुप रहना वह जैसे मुश्किल हो गया। यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ज़रा सोच कर देखिए, मुझे अगर अंशिका मैडम का कत्ल करने की खबर होती तो मुझकी लाश देख कर इतना क्यों घबरा जाती कि सीढ़ियों के नीचे गिरा करते? मैं नहीं जानती कि साहब हमारे खिलाफ जहर क्यों उलग रहे हैं, मगर कोई ना कोई स्वार्थ तो ज़रूर होगा। इनके कहने भर से तुम्हें फांसी नहीं हो जाएगी, इसलिए खामोश रहो, सिंह ने समझाने वाले अंदाज में बोली। एक बार विक्रांत साहब की बात पूरी हो जाए तो हम तुम लोगों की भी सुन लेंगे, मगर उससे पहले नहीं। सुनकर शकुंतला ने अपना वोट बेच लिया। चलिए वकील साहब, गरिमा की मेरी तरफ देखती हुई बोली, आप बिना ड्रामा किए बताइए, इन दोनों में कत्ल क्यों किए गए थे? उन दोनों के कत्ल क्यों किए गए थे? बदला, बदला, ये एक लौता शब्द है मैडम, जो पूरे घटनाक्रम को परिभाषित कर सकता है। वह बदला था बेटी के साथ हुए बलात्कार का, यौन शोषण का, विश्वासघात का, जिसके लिए इन तीनों ने बाद में जो कुछ भी किया उसे कानून जायज़ भले न ठहराया जा सकता हो, लेकिन मेरी निगाहों में बजाज हस्बैंड वाइफ उस सजा के हकदार तो बराबर थे। इसका क्या मतलब हुआ? स्वीटी के साथ रेप हो या वह जो भी हुआ था सुमित सभोरवाल ने किया था, तो फिर बदला अंशिका और समित बजाज से क्यों लिया गया? यह जो हुआ उसमें उन दोनों की भी मिली भगत थी। सिर्फ उन दोनों की ही मिली भगत थी मैडम। सुमित का तो पूरे मामले में कोई लेना देना ही नहीं है। उसने ना तो कभी स्वीटी के साथ अपनी कोई औपचारिक आपत्तिजनक तस्वीर खींची, ना ही ब्लैकमेल किया। हाँ, यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी का जिम्मेदार भी वह नहीं है। तो फिर इसने गर्मा ने यादव की तरफ देखा। झूठ क्यों बोला? क्योंकि सच बोलने की सूरत में
आपके पलक झपकते ही समझ जाना ताकि कातिल इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। फिर उस फ्रंट पर जब आप लोग तहकीकात में जुटते हैं तो ये बात सहज ही सामने आ जाती है कि जो हुआ उसमें यादव की बीवी के साथ साथ दयानंद भी शामिल था, बल्कि अंशिका के कत्ल में अहम भूमिका निभाई निभाई इसी ने थी। मैं उस बात का भी दावा करता हूँ कि जिस वक्त दयानंद अंशिका के साथ मनमानी कर रहा था उस वक्त शकुंतला भी नहीं थी, शकुंतला भी वहीं थी। दोबारा सुनिए, मैं इस बात का भी दावा करता हूँ कि जिस वक्त दयानंद अंशिका के साथ मनमानी कर रहा था उस वक्त शकुंतला भी वहीं थी। सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ और इसने होने दिया। बदले में आग में बदले की आग में सबसे ज़्यादा यही सुलग रही थी, इसलिए बलात्कार के बदले बलात्कार होता देखकर इसके कलेजे में ठंडक ठंडक पहुंचाना चाहती थी। ये झूठ है, शकुंतला बोली। शट अप! सिंह ने दहाड़ उठे। जवान करके खड़ी रहो तब तक जब तक कि तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं मिल जाती, और इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। बजाज हस्बैंड वाइफ किस कदर अल्ट्रा मॉडर्न थे आप जानती हैं। मैंने आगे की कहानी बयान करनी शुरू की, बल्कि उन्हें मॉडर्न कहना भी गलत हो गया क्योंकि हमारे देश में ऐसे मियाँ भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जो अपने जीवन साथी के अवैध रिश्तों का न सिर्फ खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं बल्कि एकांत में एक दूसरे से अपनी अय्याशियों के किस्से डिस्कस करते हैं। वो दोनों ऐसे ही थे। अमित बजाज को अपनी बीवी और सुमित के संबंधों पर कोई एतराज़ नहीं था, तो वहीं अंशिका को भी अपने हस्बैंड और अर्चना के नाजायज़ रिश्तों पर आपत्ति नहीं थी। पहले मुझे लगता था कि पुजारी साहब को तो उस बात की भनक नहीं थी, मगर अब नहीं लगता। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि उस बारे में जान चुकने के बाद ही उन्होंने अंशिका के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश शुरू की थी। वह तैयार हो जाती तो अंशिका की ज़िंदगी में सुमित की जगह ये ले लेते और अफेयर वाइफ स्वैपिंग का खेल में बदल जाता। फिर कोई बड़ी बात नहीं होती कि आने वाले दिनों में दोनों ही जोड़े एक दूसरे के कमरे में एक दूसरे की बीवी के साथ रातें रंगीन कर रहे होते। अपने हद में रहकर बात करो मिस्टर, पुजारी गुर्राया। मैं भी वही चाहती हूँ, घर में जल्दी से बोल पड़ी। अगर पुजारी साहब और इनकी वाइफ का कत्ल से कोई लेने देने नहीं है तो प्लीज़ उनका जिक्र बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसी घिनौनी बातें सुनने भर से मुझे कोफ्त महसूस होने लगती है। नहीं, इनका कत्ल से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि अंशिका के करीब भी वहाँ फटक पाए थे ये। उल्टा एक रोज इन्हें बेइज्जत करके उसने अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि ये उसके सामने पूरे प्रदर्शन कर बैठे थे। तो फिर मुद्दे पर वापस लौट गए। जी बिल्कुल, कहकर कहकर मैंने एक नज़र यादव पर डाली, फिर बोलना शुरू किया। स्वीटी के गायब होने से 20-25 रोज पहले बजाज ने अपनी बीवी के सामने एक ख्वाहिश जाहिर की कि वह स्वीटी को पाना चाहता है। अंशिका को उस बात एतराज तो क्या होता, उल्टा वह उसके साथ देने को भी राजी हो गई थी। असल में क्या हुआ था वह या तो स्वीटी बता सकती है या फिर सुखद या शकुंतला बता सकते हैं, मगर जहाँ तक मेरा अंदाजा है किसी रोज से इस घर से इन लोगों को बाहर भेजने के बाद अंशिका स्वीटी को अपने बेडरूम में लेकर गई। वहाँ से कोई नशीली चीज़ पिला दी या खिला दी, जिसके बाद लड़की या तो बेहोश हो गई या फिर विरोध करने की काबिल नहीं रह गई। तब अमित बजाज ने वहां पहुंचकर अपनी बीवी के सामने स्वीटी के साथ मनमानी कर डाली। बाद में जब लड़की को होश आया तो दोनों किसी तरह उसे समझा बुझाकर शांत करने में कामयाब हो गए। उसके लिए लालच दिया कि धमकी की मैं धमकी मैं नहीं जानता दिया लालच दिया या धमकी मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से कोई शक नहीं कि स्वीटी की जुबान बंद रखना कबूल कर लिया। होने को ये भी हो सकता है कि अंशिका ने कुकर्म के वक्त इसकी कोई वीडियो वगैरह बना ली हो, जिसके भूत पर जिसके बूते पर इसे धमका धमका कर चुप करा दिया। फिर क्या हुआ? 17 साल की बच्ची के साथ यौन संबंध बनाकर बजाज को वह संतुष्टि हासिल हुई जो अर्चना या अंशिका के साथ उसने कभी महसूस नहीं की थी। नतीजा ये हुआ कि वह बार बार अपने कृत्य को दोहराने लगा। इसलिए मुझे लगता है कि वह लड़की ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाई जा रही थी, मगर पाप के घड़े को भी कभी न कभी फोड़ कर ही रहना होता है। इसलिए मगर पाप के घड़े ने भी कभी न कभी तो फूट कर ही रहना होता है।
इसलिए उनका किया धरा भी सामने आ गया। हुआ यह कि स्वीटी प्रेग्नेंट हो गई और एक रात उसे उल्टियाँ होने लगीं। तब सुगत शकुंतला ने उसे नानक चंद नर्सिंग होम गए, जहाँ ये सुनकर इनके होश उड़ गए कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी। उसके बाद डॉक्टर ने ये कहकर उसका अबॉर्शन करवाया और घर लौटकर पूछताछ की तो स्वीटी ने सारी सच्चाई बयान कर दी। अपनी बेटी के मुंह से उसकी आपबीती सुनकर दोनों को अमित और अंशिका पर इतना गुस्सा आया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मगर बजाज बड़ा आदमी था, उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत ये भी नहीं जुटा पा रहे थे। हाँ, मन ही मन उससे बदले लेने का इरादा जरूर बना लिया था। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और दयानंद को भी उसमें शामिल कर लिया। आगे स्वीटी को जानबूझकर सुमित के साथ एक तस्वीर खींचने के लिए भेजा गया, इसलिए कि ताकि बाद में बात बिगड़ती दिखाई दे तो उसे बलि का बकरा बनाया जा सके। जबकि स्वीटी को उस रोज अपने करीब पहुंचा पाकर सुमित नाम का वह अक्ल कांदा तुम सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा था। मतलब तस्वीर सिर्फ सुमित को ब्लैकमेल साबित करने के लिए खींची गई थी। जी बेशक यही बात थी। आगे योजना के मुताबिक स्वीटी सामान लेने के लिए मार्केट गई और कुछ दूर पैदल जाने के बाद ऑटो में सवार हो गई। फिर सेंट्रल मार्केट पहुंचकर उसने ऑटो बदला और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चली गई, जहां महेश सिंह उसका इंतजार कर रहा था। आगे दोनों किसी ट्रेन में सवार हुए और बरेली की तरफ निकल गए। स्वीटी को दिल्ली से बाहर भेजना क्यों जरूरी था? क्योंकि वह अभी बच्ची थी, कल को पुलिस पूछताछ में टूट सकती थी। ये भी हो सकता था कि अंशिका के कत्ल की बात पर वह सहमत नहीं होती, यानी कि उनकी निगाह में वो कमजोर खड़ी थी, जिससे कुछ भी करने से पहले दिल्ली से दूर भेज देना जरूरी था। और अगर कत्ल का इल्जाम मुझ पर डालने की प्लानिंग ये लोग पहले कर चुके थे, तो उसे बाहर भेजना इनकी मजबूरी भी थी। क्योंकि उसके बिना बजाज मुझे हायर क्यों करता? ये लोग इस बात की गारंटी कैसे कर सकते थे कि बजाज स्वीटी की खोज निकालने के लिए किसी डिटेक्टिव का इंतजाम कर ही ले करके ही रहेगा, या ये वह किसी डिटेक्टिव आप ही होंगे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना फिर भी लगता है कि किस स्वीटी के गायब होने ढूंढने से भी न मिलने के बाद सुखद बात यादव ने खुद बजाज को मेरा नाम सुझाते हुए कह दिया होगा कि स्वीटी को ढूंढने के लिए जिम्मेदारी मुझे सौंपना चाहता है। ये रिक्वेस्ट भी कर दी होगी कि मुझसे जो बातचीत करनी है वो खुद से कर ले, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन परिणाम ये निकला कि बजाज ने स्वीटी का केस मुझे सौंप दिया। आगे जैसे सुगत को मेरी और बजाज की मीटिंग के बारे में पता लगा, तो इसने ऐन वक्त पर मेरे यहाँ पहुँचने से पहले किसी से बजाज को फ़ोन करवाया और ये बात कहलवा दी कि स्वीटी की गुमशुदगी के बारे में कुछ बताना चाहता है, इसलिए ओखला आकर उसे मिले। वह बात बजाज ने सुगत को बताई, जिसके बाद दोनों घर से निकल गए। बजाज ने बस बजाज ने बस इसे ही क्यों नहीं भेज दिया? क्योंकि फ़ोन बजाज के पास आया था, ना कि सुगत के पास। ये भी हो सकता है कि बजाज ने इसे जाने को कहा हो, मगर ये रिक्वेस्ट करके भी उसे अपने साथ ले गया। यहाँ एक बात गौर करने की काबिल है मैडम, कि चाहे बजाज ने स्वीटी के साथ जो भी किया था, मगर उसे खोज निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी उसने। खैर दोनों ओखला पहुंचे और इंतज़ार करने लगे, जहाँ ना तो किसी ने आना था, ना ही कोई आया था। उस दौरान सुगत जैसे बजाज की गाड़ी का कूलेंट पाइप लीक करने में कामयाब हो गया, जो मैं नहीं जानता, मगर वह काम इसके अलावा किसी ने नहीं किया हो सकता। और पाइप इसकी सहूलियत के लिए खुद तो टूटने से रहा। फिर क्या हुआ? जिस शख्स ने बजाज को कॉल करके स्वीटी के बारे में जानकारी देने की बात कही थी, उसी ने पुजारी साहब को भी कॉल किया और सीआर पार्क के शिव मंदिर आने को कह दिया। और मुलाकात की वजह ये साहब पहले ही हमें बता चुके नहीं, बात बस इतनी नहीं थी, पुजारी बोला। उसने कहा था कि बजाज और रचना की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं उनके पास, जिसके बदले में ये 20,000 रुपये चाहता था, जो अगर मैं देने को इनकार करता तो इसे सोशल मीडिया में अपलोड कर देता। आगे शिव मंदिर पहुंचकर मैंने काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया,
फिर कॉल बैक करने के लिए कोशिश की तो पता लगा कि इसका मोबाइल ऑफ था, जिसके बाद मैं वापस घर लौट गया। पुजारी साहब को क्यों बुलाया गया था घर से बाहर? सिर्फ इसलिए ताकि कल को जब पुलिस इनकी हड़ताल में जुटती तो पता पता लगता कि अंशिका के कत्ल के वक्त ये उसके घर के आसपास मौजूद थे। और यादव ये कहानी सुनाने के लिए एकदम तैयार बैठा था कि जैसे ही अंशिका को पाने की ये मरे जा रहे थे, यानी केस के लिए एक नया सस्पेक्ट सहज ही घुसा दिया इन लोगों ने। यादव और बजाज के जाने के बाद क्या हुआ तो बताता हूँ। पहले आप ये बताइए कि सुमित के घर से बरामद परफ्यूम की बोतल की लैब रिपोर्ट आई या अभी नहीं आई? हाँ, सुबह ही आ गई थी, साथ में आपकी डीएनए और ब्लड रिपोर्ट भी हमें हासिल हो चुकी है। क्या रहा? बोतल में 50-50 की रेशियो में क्लोरोफॉर्म और परफ्यूम दोनों मिले हुए थे। डीएनए रिपोर्ट में क्या था वह बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मगर सबसे ज़्यादा उजाया हमें आपकी ब्लड रिपोर्ट ने ये कहती कि आपने उस पर रोज विएग्रा ले रखा था। थैंक यू। आगे आगे हुआ ये मैडम कि दयानंद ने पहले तो पूरे ड्राइंग रूम में जगह जगह उसे छिड़का, फिर बोतल को ले जाकर सेंटर टेबल के निचले पोर्शन पर रख दिया। छिड़कने की क्या जरूरत थी, जबकि वह स्प्रे हो सकने लायक भी बोतल नहीं है। बेशक नहीं थी, मगर क्लोरोफॉर्म मिलाने के लिए उसकी सील तो पहले ही तो तोड़ी जा चुकी होगी, यानी वो बोतल पैक्ड नहीं रह गई थी। फिर उसकी कुछ बूंदें ड्राइंग रूम में इधर उधर गिरा देने में क्या समस्या थी? आपने शायद ध्यान से मेरा सवाल नहीं सुना। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ मैडम। हुआ ये था कि जाने से पहले बजाज अपने गार्ड्स को हिदायत देकर गया था कि मुझे ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार करने को कह दिया जाए, जिसकी खबर दयानंद को भी बराबर थी। मगर परफ्यूम का कितनी देर से असर होगा, ये जानने का इसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सेंटर टेबल के नीचे रखने से पहले मैं उसे ड्राइंग रूम से हर तरफ छिड़क दिया, ताकि असर जल्द से जल्द हो। जो उसकी सोच से भी कहीं पहले हो गया, क्योंकि मैं उस बोतल को उठाकर सूंघने की गलती कर बैठा। ठीक है, आगे बढ़िए। उस काम से फारिग होकर ये शकुंतला के साथ अंशिका के बेडरूम में पहुंचा और दरवाजे भीतर से बंद कर लिया। उसके बाद शुरू हुआ बदले का ऐसा घिनौना खेल, जिसके बारे में सोचकर ही बदन में जुझुरी दौड़ जाती है। शकुंतला ने अंशिका के दोनों हाथ कसकर जकड़ लिए और दयानंद उस पर सवार हो गया। आप देख रही हैं ये कितनी हट्टी कट्टी है, इसलिए उस काम में इसे कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी। अगर दयानंद से उसके साथ दुराचारी किया और बाद में स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या कर दी। हो सकता है उस दौरान उसे बता भी दिया होगा कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है। रेप सिर्फ बदले की भावना के लिए तय किया गया, बेशक आपको फंसाने के लिए क्यों नहीं किया गया हो सकता, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे जिस्म पर बनी खरोंचें तो कत्ल के दौरान अंशिका के साथ हुई हाथापाई का नतीजा भी मानी जा सकती थी। खैर, अंशिका की मौत हो जाने मौत हो गई तो दयानंद मुझे ड्राइंग रूम से उठाकर ऊपर ले गया। फिर दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतारे और अंशिका का हाथ थाम कर उसके नाखूनों को मेरी छाती और पीठ पर लंबी लंबी रेखाएं खींच दी। उसके बाद बेहोशी की हालत में उन दोनों ने मिलकर मुझे वियाग्रा का घोल पिलाया और फिर दयानंद ने मुझे वापस ड्राइंग रूम में के सोफे पर पहुंचा दिया। वियाग्रा की जरूरत क्यों पड़े? कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर ये लोग क्योंकि हर हाल में साबित करना चाहते थे कि अंशिका के साथ मैंने ही किया था, इसलिए उसमें वियाग्रा का तड़का डाल दिया। बस इतनी सी बात इनकी समझ में नहीं आई कि वियाग्रा की गोली कोई जेब में लिए नहीं फिरता, ना एक कॉन्डोम साथ लेकर चलता है। सच पूछिए मैडम तो दो बातें ऐसी भी थी जो मेरे खिलाफ पुलिस की केस में अड़चनें पैदा कर सकती थी, वरना अपनी तरफ से तो इन दोनों ने मुझे फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे ही एक छोटी सी वजह और भी हो सकती है क्या? जिस्म पर बनी खरोंचों का एहसास मुझे होश में आते आते ही साथ हो जाना था, क्योंकि टीसें उठकर रह रही थी। मगर वियाग्रा की हैवी डोज के कारण मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी, जिस्म पर तनाव था, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था, इसलिए उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसलिए भी नहीं गया क्योंकि मेरे जख्मों पर मरहम लगाया
दिया गया था, हालांकि चला भी गया होता तो उससे कोई फ़ायदा शायद ही मुझे पहुंचा होता। फिर क्या हुआ? 6 बजे बजाज वापस लौटा। स्वीटी की गुमशुदगी को लेकर हमारे बीच लंबे सवाल जवाब हुए, जिसमें खुद सुखद यादव भी शामिल था। फिर बजाज ने मुझे 1,25,000 के एडवांस दिया और मैं वहां से निकलने ही लगा था कि सिकंदर जोर से चिल्ला उठे। फिर हमारे देखते देखते सीढ़ियों से फिसलती चली गई। अगर ये पूरी वारदात में शामिल रही होती तो जाहिर इसे पहले मालूम था कि अंशिका के साथ क्या क्या हुआ था। ऐसे में इतना एक्साइटमेंट में कुछ समझ में नहीं आता कि गोखले साहब की सीढ़ियों से फिसलती चली जाती है। वह एक्साइटमेंट नहीं था मैडम, बल्कि योजना का हिस्सा था कि जो हाथ के हाथ यानी अंशिका को खत्म करने के बाद तुरंत बनाया गया था। उसका सीढ़ियों से गिरना, जी बेशक। वजह, वारदात को अंजाम देते वक्त किसी तरह अंशिका अपना एक हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई होगी। फिर बचने के लिए शकुंतला पर हमला किया तो इसके चेहरे पर कुछ खरोंचें बन गई। वारदात को अंजाम देते वक्त किसी तरह अंशिका अपना एक हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई होगी। फिर बचने के लिए शकुंतला पर हमला किया होगा जो इसके चेहरे पर कुछ खरोंचें बन गई, जिन पर पुलिस की निगाह पड़ जाती तो फौरन शक उठता। मगर इसने होशियारी बरती और जानबूझकर खुद को सीढ़ियों पर से गिर जाने दिया। हो सकता है इसका इरादा बीच में खुद को संभाल लेने का रहा हो, मगर संभाल नहीं पाई और फिसलती हुई नीचे पहुंच गई। आगे ये अस्पताल में थी, जिसके बाद उन खरोंचों को कोई मायने नहीं रह गए। अब दोनों को अंशिका के नखूने से जो दूसरे स्किन टिश्यूज मिले, इनके साथ उनके साथ इनकी स्किन का सैंपल मैच कर देखिए, मैं गारंटी करता हूँ कि दोनों एक ही इंसान के होंगे। फिर इसके चेहरे पर उन खरोंचों के घाव पर भले ही गए, मगर निशान तो अभी भी देख सकती हैं, ऐसे निशान जो सीढ़ियों से गिरने के कारण तो हरगिज नहीं बन सकते थे। शक कैसे हुआ इन दोनों पर? कातिल होने का शक तो अभी बीती रात ही हुआ है, लेकिन उस बात की गारंटी एक दो रोज बाद ही हो गई थी कि सुटी जहाँ भी थी अपने माँ बाप के संपर्क में थी, क्योंकि लंबी पूछताछ के दौरान इस शख्स ने, मैंने यादव की तरफ इशारा किया, बजाज और उसकी बीवी के बारे में बहुत बहुत तेरी जानकारी दी। कुछ सवाल करने भी से सूझ गए, लेकिन अपनी बेटी का जिक्र एक बार भी नहीं किया, बल्कि आगे हुई मुलाकातों में भी नहीं किया। इसका जिसका मतलब यही बनता है कि इसे अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि जानता था कि वह सही सलामत है। अमित बजाज का कत्ल करके आपको यहाँ भेजने में कामयाब कैसे हो गए तीनों? कत्ल करने के लिए सुखद और दयानंद इमारत के पीछे की बाउंड्री फांद कर भीतर दाखिल हुए। फिर अंदर पहुंचकर इनमें से किसी ने गमछे या वैसी किसी दूसरी चीज से उसका मुंह कस लिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके होंठों के पास कपड़े के रिश्ते दिखाई दिए थे। उस दौरान उस उस दौरान दूसरे ने इन इसके लिए सीने में चाकू उतारा और उसे खत्म कर दिया। फिर इन्हीं में से किसी ने बजाज के नंबर से 2 बार मेरा नंबर डायल करके तुरंत कट कर दिया, यानी इस बात की सावधानी बरती कि मुझे कॉल की खबर न लगने पाए। उसके बाद मेरे ऑफिस में कॉल करके अपना नाम अमित बजाज बताते हुए ये मैसेज छोड़ा कि मैं फ़ौरन उसके बंगले पर आकर मिलूं, क्योंकि वह स्वीटी के बारे में कुछ बात करना चाहता है। दिमाग तो कमाल का लगाया था, बेशक लगाया था। अब इसकी और एक और होशियारी के बारे में सुनिए। कत्ल के बाद दोनों चार दीवारें फांद कर वापस अस्पताल पहुंचे तो मुझे वहां मौजूद देखकर यादव ने फिर एक बार चाल चली। मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया। इसने मेरे सामने बजाज को कॉल करने का दिखावा किया कि उससे बात भी की, जिसके कारण मैंने साइज मान लिया कि उस वक्त तक बजाज जिंदा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसके कॉल डिटेल्स देखी तो पाया बजाज का नंबर डायल तो बराबर किया था, मगर कॉल कनेक्ट नहीं होने दी गई थी। यानी जो बातें इसने उस वक्त की थी वह बस अपनी तरफ से की थी, न कि दूसरी तरफ जवाब देने के लिए बजाज जिंदा था। और कातिल होने का शक कल कैसे हुआ आपको? मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। मैडम हत्यारा मुझसे मिलने पहुंचा पहुंचा था
और चाहते थे कि मैं पुलिस को सामने दयानंद को विलेन के साबित करके खुद को उसे बचा लूँ। मैं एक बार मैं मान लेता कि कोई ऐसा शख्स था जो दयानंद से खुंदक रखता था, बशर्ते कि उसने कत्ल की स्टोरी सीन बाय सीन बयान नहीं कर दी होती। उतनी जानकारी कातिल के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वो या तो कातिल था या फिर कातिल का कोई जोड़ीदार। ज़रूरत क्या थी आपको अपने खिलाफ उकसाने की? 2 वजह से वैसा किया गया होता है मैडम, हो सकता है मैडम। नंबर 1 तो ये लोग जताना जानना चाहते थे कि मुझे उन पर कोई शक था या नहीं, और था तो किस हद तक था। शुक्र है मैडम कि तक तो मेरा ध्यान इन लोगों की तरफ नहीं गया था, वरना कल कल रात मेरे रात मेरे जीवन की आखिरी रात बन गई होती। शुक्र है मैडम कि तब तक मेरा ध्यान इन लोगों की तरफ नहीं गया था, वरना कल की रात मेरे जीवन की आखिरी रात बन गई होती। क्योंकि ये जानने के बाद ये शख्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था कि मैं कातिल के बारे में सब कुछ जानता था। अब अब जाती है इन लोगों पर शक होने की बारी। तो बाद में जब मैं मोटरसाइकिल के नंबर को फॉलो करते हुए पुजारी साहब के घर पहुंचा, तो इनकी लंबी बातचीत से मुझे यकीन आ गया कि मेरी कार में बैठकर मुझे धमकाने वाले शख्स ये नहीं थे। तब मेरा ध्यान उस तरफ भी गया कि जो आदमी इन इतनी सावधानियां बरत रहा था, उसने अपनी बाइक का नंबर छिपाने की कोशिश क्यों नहीं की? इतनी सी बात आपको अपराधी की खबर कैसे लग सकती थी? नहीं, उस वक्त नहीं लगी, बाद में लगी। जब पुजारी साहब से मिल चुकने के बाद मैं एडवोकेट नीलम तनवर के घर पहुंचा, जहां आगे की पूरी रात हमने केस डिस्कस करते गुजार दी। उस दौरान हम दोनों को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि मालकिन का कत्ल हो गया और नौकरों को भनक तक नहीं लगी। इस बात में भी कोई गहरा राज दिखाई देने लगा कि सुगत आज तक उस तस्वीर को संभाले बैठा था जिसमें उसकी बेटी करीब करीब सुमित की गोद में बैठी हुई थी। ये स्वीटी का बाप है मैडम। ऐसी तस्वीर इसके साथ हाथ के हाथ डिलीट कर देनी चाहिए थी, जो कि इसने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आगे पुलिस उसका नज़ारा करना था। बल्कि एक और बात हमें खटकी थी, और ये थी कि बिना किसी दबाव के ये अपने मालिक के बड़े बड़े राज मुझ पर उजागर कर रहा था, जो अगर नहीं किया होता तो मुझे मुझे खबर भी नहीं लगती कि दोनों मियाँ बीवी किस तरह के हस्बैंड वाइफ थे। तब हमने बड़ी शिद्दत से इन तीनों के बारे में सोचना शुरू किया, और ज्यों-ज्यों सोचते गए उन पर शक गिराता चला गया। इस बात का अंदाजा आपको कैसे हुआ कि स्वीटी की प्रेगनेंसी के लिए ये बजाज ही जिम्मेदार था? आज सुमित से हुई में उसने मुझे बताया कि वह तस्वीर स्वीटी और उसकी मुलाकात की पहली और आखिरी तस्वीर थी, जिसके बाद वो कहीं गायब हो गई थी। वह ये भी कहता था कि तस्वीर खुद स्वीटी ने खींची थी, जिसे उसके नंबर पर व्हाट्सएप भी कर दिया था। मुझे उसके कहे पर यकीन था मैडम, क्योंकि उसका मोबाइल पुलिस के कब्जे में है, इसलिए झूठ बोलने की हमाकत तो नहीं कर सकता था। बल्कि एक बात उसने मुझे और बताई जिसके बाद मेरे ज्ञान चक्षु खुलते देने लगे। कौन सी बात? तस्वीर खींचने वाले दिन स्वीटी को दुखी देखकर सुमित ने वजह जाननी चाहिए, तो उसने बताया कि नैना के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने उस जबरदस्ती कर डाली थी, जिसके बारे में सोचकर वह खुद भी अपसेट हो रही थी। वह बात सुनकर मेरे मन में पहला ख्याल यही आया था कि बलात्कार स्वीटी के साथ हुआ था, ना कि नैना के साथ। यानी दुखी असल में वह अपनी वापबीती की वजह से थी, जिसकी वजह से उसे दिल्ली से दूर जाना पड़ रहा था, आगे नैना के साथ कथित बलात्कार के कारण। अब अगर स्वीटी की प्रेगनेंसी के लिए सुमित जिम्मेदार नहीं था और उसने लड़की के साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं की थी, तो उस घर में ऐसा और अवस्था कौन था जिसने उस कृत्य को अंजाम दिया हो? इसलिए मेरा ध्यान तुरंत अमित बजाज की तरफ चला गया और उस सारा माजरा पलक झपकते ही समझ में आ गया। यानी अपनी तरफ से इन लोगों ने सुमित को फंसाने की कोई भी कसर नहीं उठा रखी थी। नहीं, इनका इरादा उसके साथ कुछ बुरा होने देने की नहीं थी। तभी सुगत ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा कोई इशारा तक करने की कोशिश नहीं की कि कातिल सुमित सपरवाल भी हो सकता था। ये लोग तो बस पुलिस को उलझाना चाहते थे, इसलिए सुमित को ब्लैकमेलर साबित कर दिखाया, जो कि जरूरी था, वरना कभी ना कभी तो बजाज की तरफ हमारा ध्यान जाग कर रहना था। इसलिए भी नहीं किया क्योंकि एक बाप से हम इस तरह के झूठ की उम्मीद नहीं रख सकते थे।
लेकिन आपको फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की बराबर थी, मगर मेरे खिलाफ अपने बयान में एक शब्द भी नहीं कहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग खुद को सेफ रखना चाहते हैं, ना कि किसी और को जेल भिजवाना। सुमित के घर में परफ्यूम वाली चीज़ें किसने पहुंचा दी और काम है अब कैसे हो गया? वह तो बहुत आसान काम था मैडम, जिसे दयानंद ने दयानंद ने अंजाम दिया था होगा। अंशिका के पास उस फ्लैट में एक चाबी थी, जिसे कत्ल के बाद इसने हथियार लिया और शीशे को ले जाकर उसके फ्लैट में छिपाया। कल रात है कल रात आपसे कौन सा कल रात आपसे कौन मिला था, सुखा या दयानंद? दोनों में से कोई नहीं। अगर होते तो मैं पक्की इनकी आवाज़ पहचान लेता, वाली कितनी बिगाड़ कर क्यों नहीं बोल रहे थे। उस बार मेरा एतबार महेश सिंह पर है। अगर बीती रात वो दिल्ली में था तो पक्का उसी का काम होगा, क्योंकि वो पूरे षड्यंत्र से वाकिफ था। किसी नए आदमी को ये सच्चाई बताना भला कैसे अफोर्ड कर सकते थे? पता लग जाएगा, वह बड़े विश्वास के साथ बोली। सब पता लग जाएगा। बेशक आप लगा ही लेंगे, कहकर मैंने पूछा, क्या मुझे जाने की इजाज़त है? बस 1 मिनट और रुकिए प्लीज़। सुनकर मैं उठता उठता वापस बैठ गया। घर में सुखद यादव से मुखातिब हुई। गोखले साहब की बातों के जवाब में अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, चाहो तो इन्हें झूठा भी करार दे सकते हो, मगर जवाब देने से पहले इतना ज़रूर सोचना कि सच्चाई हम तुम्हारी बेटियों के मुंह से भी कबूल करवा सकते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं कहना, यादव देरी से बोला। यानी अपना जुर्म कबूल करते हो? जुर्म नहीं, वह एक बाप का फर्ज था जिसे मैंने पूरा किया, इसलिए अपने लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। जरा सोच कर देखिए मैडम कि वह हरामजादे क्या उसी सजा के हकदार नहीं थे जो हमने दी उन्हें दी। अब आप बेशक हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए, कोई परवाह नहीं। मैंने मनी मन चैन की सांस ली। केस को पुख्ता बनाने के लिए उसने स्वीकारोक्ति बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने जो कुछ कहा था वो बस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको लगाया हुआ अंदाज ही था। लेकिन अब क्योंकि सुगंध मेरे कहे पर हामी भर चुका था, तो पुलिस के लिए उस फ्रंट पर सबूत इकट्ठा कर लेने में कोई समस्या आड़े नहीं आने वाली थी। गरिमा के आदेश पर उन तीनों को उसी वक्त हवालात में डाल दिया गया। फिर मैं अवसादास पुजारी उसकी बीवी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उपसंहार। पुलिस की लंबी पूछताछ के करीब करीब वही कहानी सामने आई जो मैंने पहले गरिमा देशपांडे के सामने बयान कर चुका था। यहाँ तक कि कार में गन लेकर पिछली सीट पर बैठने वाला शख्स भी महेश सिंह ही निकला। वह पेशे से लॉयर था। सारी योजना उसने तैयार की थी, इसलिए की थी क्योंकि शकुंतला उसकी सगी बहन थी, स्वीटी उसकी भांजी थी। उस मुलाकात में महेश सिंह का ये भावना चाहता था कि मुझे सुगत पर कातिल होने का शक था या नहीं, और जब उसे यकीन आ गया कि नहीं था तो उसने जानबूझकर दयानंद को फंसाने के लिए मुझ पर जोर डाला, ताकि पुलिस के सामने मुझे झूठा साबित कर सके। इसके विपरीत अगर मैं गलती से ये कह देता कि कातिल सुगत यादव था, तो आगे इसका इरादा मुझे कहीं दूर ले जाकर ख़त्म कर देने का था। एक और हैरान कर देने वाली बात जो सामने आई थी ये कि अंश का कत्ल होने के 2 रोज पहले से ही वह दिल्ली में रह रहा था और कदम कदम पर यादव एंड कंपनी के लिए गाइड का काम कर रहा था। स्वीटी के साथ रेप बजाज ने किया था और उस काम को बेहोशी की अवस्था में अंजाम दिया गया था। आपके खादिम का यह अंदाज़ा सही साबित हुआ कि अंशिका ने उस वक्त का एक वीडियो बना ली थी, जिसके बूते पर स्वीटी को धमकी देकर बार बार उसे हस्बैंड के साथ सोने को मजबूर कर रही थी। पुलिस ने अंशिका के मोबाइल और उसकी मेल आईडी खंगालना शुरू किया तो पता लगा कि कुकर्म वाली वीडियो उसने गूगल ड्राइव के अपने एक अकाउंट में सुरक्षित रखा हुआ था। मुझे हायर करने के लिए बजाज को तैयार करने वाला खुद सुगत ही था। उसने बजाज से कहा कि वह अपनी बेटी को खोजने का काम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को सौंपना चाहता था, जो ऐसे कामों को बहुत माहिर बताया जाता है। साथ में इस बात की भी रिक्वेस्ट भी कर डाली कि डिटेक्टिव से जो बात करनी थी वह बजाज खुद करे, क्योंकि उसे वैसे कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। हामिद बजाज के सीने में चाकू उतारने वाला हाथ दयानंद के थे, जबकि गमछे के जरिए उसका मुंह खुद सुगंध ने दबोचा था। जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर महेश सिंह निजामुद्दीन से निकला था वह दयानंद ने अपने किसी दोस्त से उधार ले रखे थे। नंबर मेरे अंदाज के मुताबिक ही स्टिकर लगा कर बदल दिए गए थे, क्योंकि वह लोग मेरे ध्यान पुजारी की तरफ भटकाना चाहते थे। ये बात भी सामने आ गई थी क्योंकि उस वक्त मोबाइल में कि बाइक पर एक नहीं 2 लोग सवार थे,
जिसमें से पहला दयानंद था और जो मोटरसाइकिल के साथ वहाँ खड़े होकर महेश का इंतजार कर रहा था। अवसरदास पुजारी और उसकी बीवी अर्चना के जीवन में कोई फौरन हलचल नहीं दिखाई दी, जिससे पता लग गया था कि या तो उसने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया था या फिर दोनों ही कुछ कुछ हस्बैंड वाइफ जैसा ही मिजाज से रखते थे। अंशिका के कत्ल वाले दिन बजाज के बुलावे पर ओखला गई होने वाली अर्चना की बात सच थी, जिसके बारे में पुलिस ने क्राउन प्लाजा होटल के सीसीटीवी के जरिए सही जान लिया, जबकि उसकी कोई ज़रूरत केस में उन्हें नहीं पड़ने वाली थी। सुमित सभरवाल पर पुलिस ने कोई केस नहीं अभी तक बनाया था, इसलिए उसे हेडक्वार्टर से आज़ाद कर दिया गया। एक आखिरी धमाका तब हुआ जब 2 रोज बाद पुलिस चारों मुजरिम में 4 इसलिए क्योंकि बाद में महेश सिंह को भी हत्या की साजिश रचने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया। चारों एक सुर में अपने किए धैर्य से मुकर गए। साथ ही उनके वकील ने पुलिस पर जो इल्ज़ाम लगाया कि उन लोगों ने उसके क्लाइंट्स के साथ मारपीट करके जबरन गुनाह कबूल करवाया था, जबकि वे चारों निर्दोष थे। हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस तब तक चार में से 3 को अपराधी साबित करने लायक पर्याप्त प्रमाण जुटा चुकी थी। अदालत में सरकारी वकील की दलीलों से पूरा इत्तेफाक हुआ, इसलिए पुलिस द्वारा लगाई गई 1 सप्ताह की रिमांड अर्जी साइजी कबूल कर ली गई। समाप्त।